लॉ में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 23 आवर्स में एक चैप्टर पढ़ा था और उस चैप्टर का नाम था एलएलपी, जिससे एग्जाम में 0 क्वेश्चंस आए थे, ऑब्जेक्टिव तक नहीं है, बराबर। और जिससे एक्सपेक्टेड था, आपके बैच में एक दो जन बोल रहे थे कि एलएलपी से क्वेश्चन आएगा, उससे नहीं आएगा, लेकिन उससे आया था। कौन सा? पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा भरा हुआ था। तो अगर हम लोग ये पर्टिकुलर देखें तो ऐसा लगेगा कि हाँ, इट हैव अ वेटेज ऑफ 50%, बट बैक ऑफ द माइंड हमको ये समझना है कि इट कैन बी अ 30%। तो आप इससे पहले ऑडिट पढ़े नहीं हो, या अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आपने सेकेंड ईयर बीकॉम में ऑडिट पढ़ा होगा, बराबर। तो अगर आपने वहाँ पे सही में ऑडिट पढ़ा है तो आपके लिए ऑडिट बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारा ऑडिट। हम लोगों को एक भी एसेज नहीं पढ़ने, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम लोगों को एक तरीके का जनरल ओवरव्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कॉस्ट ऑडिट, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल, इन डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्टिंग फाइनल में रहेगा। बट ऑडिट का ओवरव्यू भी आपको आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डिप्राइव्ड हो ये एक्टिविटी करने से, बट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी प्रोफेशनल टू कंडक्ट अ ऑडिट। वाई? बिकॉज ऑडिट इट सेल्फ इज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। एक नॉर्मल टर्म हम बात करें ऑडिट का, तो अगर आप ये वर्ड को स्लोली बोलोगे, बराबर, लाइक द नेम इंडिकेट्स, नॉट अबाउट अ कार, बराबर, टू लिसन समथिंग, एबल ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडिबल, बराबर। तो देर इज अ वर्ड ऑडियो, जिससे ये वर्ड डिराइव होता है ऑडिट, टू हियर। बट इसका मतलब वो नहीं होता है ऑडिट। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को बोलोगे, या नॉर्मली जिसको ऑडिट नहीं भी पता है, मान लो आप बैंक में गए, बैंक बोला कि आज आपका काम नहीं हो सकता, आप पूछे क्यों नहीं हो सकता, तो बोला बैंक में ऑडिट चल। हम आ जाते, तो हमारे दिमाग में क्या लगता है, ऑडिट चल रहा है मतलब क्या है? तो ऑडिट का सिंपल सा मीनिंग है एग्जामिनेशन, बराबर, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। तो when we say audit, it is not confined to a books of account. Audit can be of anything. जैसा हम लोग एक नॉर्मल सा शॉप का एग्जांपल लेते हैं, मैकडी, डोमिनोज, या बर्गर किंग, जंबो किंग, ये सब नाम आपने सुना है। तो आप देखोगे तो एक नॉर्मल स्टोर में और इनके स्टोर में प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है, बराबर। ऐसा नहीं है कि इनके एम्प्लॉयज़ को बहुत मज़ा आता है रोज़ कपड़े साफ करके पहनने, वो कंडीशन है किसका? फ्रेंचाइजी देने वाले का। नॉर्मल दुकान है, बैनर भले अपन 1 साल में बदल देंगे, साफ जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन आप देखो इनका जो आउटलेट्स रहेगा उसके बाहर भी चीज़ें आपको क्लीन दिखेगी, बराबर। ऐसा पानी के धब्बे भी नहीं दिखेंगे बारिश के वक्त भी, क्योंकि जब एग्जामिनेशन के लिए ऑडिटर आएगा तो इनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दे, और इनको उस चीज़ का क्या रहेगा, डर रहेगा। उसने देखा किचन में कोई काम कर रहा है, उसने अपना बाल नहीं ढक रखा है, पेनल्टी, बराबर। और उनके पास 2 किचन है, से फॉर एग्जांपल वेज एंड, तो आप वेज किचन में जब काम कर रहे हो तो वहां से आप नॉन वेज में जा रहे हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। लेकिन जब आप नॉन वेज किचन से वेज किचन में जा रहे हो, और मान लो बाहर कोई खड़ा कस्टमर कुछ बड़ा आदमी है, या उसको मान लो कि टेढ़ा इंसान है, बोला मेरे को देखने का है, और उसने देख लिया कि सेम ग्लव्स या वही हाथ से आप वेज भी बना रहे हो, नॉन वेज भी बना रहे हो, तो चाइनीज़ का दुकान तो है नहीं कि कढ़ाई वही है, सब चीज़ वही है, बना के दे दिया और अपन भी लेके आ गए। तो दे हैव टू मेंटेन एवरीथिंग। वाई? बिकॉज देयर विल बी अ इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन। अपना दोस्त इंस्पेक्ट करने वाला नहीं है, कंपनी से एक इंडिपेंडेंट बंदा आएगा,
बैठेगा, एज अ कस्टमर एक्ट करके जाएगा और वो रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा विथ फोटोग्राफ्स। तो अब ये चीज़ में क्या रहता है कि उनको क्या रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अब इस एक्टिविटी से वो लोग क्या करते हैं, तो इस एक्टिविटी से वो लोग आपको गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? कि हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑडिट इज ऑल अबाउट। व्हेन यू डू अ एग्जामिनेशन, you can say that things are fair or not. There can be an environmental audit. There can be a audit with respect to a cleanliness. जैसा बात करें हम, तो इंडिया में सबसे क्लीन सिटी कौन सा है? बराबर। तो अब ये कैसे प्रूव हुआ? बाय कंडक्टिंग अ ऑडिट। बराबर। से फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, so as a cost accountant you are required to perform certain set of role in the organization. So whether you have performed all those roles in a required manner or not, even there will be a certified person for that who will be holding the same degree that you are holding, but he will be an independent person outside the organization who will come and check that whether the work done by you is as per the required code of conduct or so your work will be evaluated. Cost audit is different thing. As a cost accountant, have you performed the things under a proper code of conduct or not? Even that will be evaluated. If there is a secretary, there will be a secretarial audit. Whether the person doing a secretarial work following the secretarial standards or not. Even if there is an internal audit in the organization, मतलब आप आपके कंपनी में सारी चीजें चेक करते हो। आपने एक बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया जहां पे एंट्री रिकॉर्ड होने से लेके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने तक आपने जो प्रोसेस डिजाइन किया है, जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें गलतियां ना हो, उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए आपने उस अकाउंटिंग प्रोसेस में एक कंट्रोल इन्वायरमेंट डिजाइन किया। क्या डिजाइन किया? कंट्रोल इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में आपने अलग अलग से कंट्रोल एलिमेंट्स डाले हैं। बराबर। ये कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा? तो मान लो कि आपके हाथ में एक स्मार्ट वॉच, आप काफी देर से चल रहे हो, तो आपको इंडिकेट करता है। बराबर। इट लुक्स लाइक यू आर ऑन अ इवनिंग वॉक या आफ्टरनून वॉक, या अचानक से आपका हार्ट बीट बढ़ गया तो इंडिकेट करेगा। बराबर। दैट एबनॉर्मल हार्ट रिदम हैव बीन फाउंड। तो ये जो सारी चीजें वो आपको इंडिकेट करता है, वो आपके डिवाइस के अंदर क्या है? वो आपके डिवाइस के अंदर बैरोमीटर्स और मीटर सेट किए गए हैं। बराबर। जो आपको इंडिकेशंस देते हैं, और आप उसके मुताबिक क्या कर सकते हो? प्रिकॉशन ले सकते हो। जैसा आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ईसीजी कराते हो, बस ये समझ लो हमारे फिनेंशियल डेटा का ईसीजी, हमारे फिनेंशियल डेटा का ब्लड टेस्ट है। अब आप चले जाओ एलआईसी के लिए, एलआईसी बोलो, चलो लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एलआईसी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस। अब आपको लेना है टर्म प्लान। आप अनपढ़ नहीं हो, पढ़े लिखे हो, तो आप एलआईसी लीस्ट प्रेफर करोगे, आप टर्म प्लान ज्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि एलआईसी आपको 10,000 में जितना कवर देगा, टर्म प्लान आपको 500 रुपए में उतना कवर देगा। एलआईसी इज अ इन्वेस्टमेंट, नॉट अ इंश्योरेंस। टर्म प्लान इज अ इंश्योरेंस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो अब कंपनी ने लिख दिया 500 रुपए में 1 करोड़ की पॉलिसी। चले गए, बोले कि 500 रुपया ले लो महीने का, मेरे को 1 करोड़ का क्या दे दो? रिस्क कवर। कंपनी बोला ऐसा नहीं होगा। आप बोले क्यों नहीं होगा? तो बोला बॉडी प्रोफाइल चेकअप होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका हार्ट का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, मतलब दुनिया भर के टेस्ट। नॉर्मली आप जाओगे कोई अच्छी जगह तो 8-10 हज़ार रुपए ले लेंगे आपसे। वो लोग आपका टेस्ट फ्री में निकालेंगे, क्योंकि उनका तो टाई अप है। कितने भी टेस्ट कराए उनको उतना ही पैसा देना है। अब वो टेस्ट करने के बाद वो एग्जामिन करेगा कि आपके लाइफ का, बोलता ना, सर्वाइवल परसेंटेज कितना है, या फिर आपके मरने का रिस्क कितना ज्यादा है। और ये सारी चीजें एग्जामिन करने के बाद वो अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा कि आपको लाइफ कवर देना है या नहीं देना है।
मान लो कि आप अभी जैसा आप यंग हो, आपको कोई भी खराब आदतें नहीं है, तो आपके रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो जो उनका सेड पॉलिसी है वो सेड प्राइस पे आपको मिल गया। लेकिन जैसा जैसा उनको लाइफ आपका क्या दिखेगा, डिफिकल्ट दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू योर फिजिकल हेल्थ, वो लोग क्या करते जाएंगे, प्रीमियम बढ़ाते जाएंगे। और जो टेन्योर ऑफ कवर है, जैसा आपकी उम्र में 80 साल का कवर मिले, बट इफ समवन्स हेल्थ इज नॉट फाइन, वो रिड्यूस करके 50 पे कर देगा कि भाई मैं तेरा गारंटी 50 तक लेते, तो 50 तक प्रीमियम भर, 50 तक तेरे को कुछ हुआ तो मैं पैसा देगा, उसके बाद कुछ हुआ तो मेरा जवाबदारी नहीं है, बराबर, विद अ हाई प्रीमियम। लेकिन वो इस चीज को डिसाइड कब कर पाया, आफ्टर थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ योर बॉडी प्रोफाइल। So audit is always necessary to come to a concrete conclusion. Audit is a very independent term. It is not associated to a accounting itself. Audit can be of anything. Have you ever heard about forensic audit? What is forensic audit? So if there are a lot of data piled up, or if there is a complex data available in the organization about which you are not able to डिराइव अ प्रॉपर कंक्लूजन, तो आप फॉरेंसिक ऑडिट में जाते हो। वो इंफॉर्मेशन के अंदर घुस घुस के बड़े बड़े डीप फॉल्ट्स ढूंढ के निकालते हैं कि आखिर ये जो गलती हुई है सालों से, ये कहाँ से अराइज हुई है, तो अपन स्कैम बोलते हैं ना, तो आखिर स्कैम ओरिजिनेट किधर से हुआ, हु वॉज द एक्चुअल पर्सन, यस, और व्हाट वॉज द एक्चुअल कॉज, and how things started getting, either you can say how they are able to hide or how they piled up, so we are not able to see it even it was happening in front of our eyes. So even forensic audit are one of the important things. Like there is a stock market. In a stock market they have introduced a new concept, NSE Prime. No stock market, but there is a concept of stock market in India. We are the 4th largest stock market in the world. Soon we can be 3rd. So being India one of the largest stock market in the world, we have a new category of NSE Prime. NSE have how many companies? Nifty 50 and Sensex have 30. NSE Prime will have even more premium companies. Now to be in the list of NSE Prime means to gain the greater confidence of the investors, means they will be fearless to put their money in your company. Now what is raising the confidence of investor to put their money in your company without any fear? So I don't have a fear of earning the money, I have a fear of losing the money. कि अगर मैं पैसे लगा दूं 10 लाख रुपए, पता चला 1 साल में 8 लाख हो गए, 10 का 11 लाख भी नहीं हुआ, 10 का 10 लाख 10,000 हुआ, चलेगा, पैसा तो है ना अपना। लेकिन अगर वो 10 लाख गिर के 8 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए, तो डर आ जाता है। आप जब नॉर्मल कंपनीज अपने हिसाब से उठाते हो तो आपका सेल्फ एनालिसिस होता है, सेल्फ रिसर्च होता है, और उसके बेसिस पे एक आपका इंस्टिंक्ट होता है जो गलत हो सकता है। अब एनएससी प्राइम में क्या होता है, उन्होंने एक हार्डकोर पैरामीटर्स डिजाइन किए, बराबर, हार्डकोर पैरामीटर्स डिजाइन किए, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसा अपना इंडियन क्रिकेट में कुछ दिन पहले यो टेस्ट चलता था कि मैच वही बंदा खेलेगा, हाँ, अदर देन रोहित शर्मा एंड ऋषभ पंत, जो पास करेगा वही खेलेगा। इट वॉज अ फिटनेस टेस्ट दैट आइदर यू आर एबल टू स्टैंड फॉर 100 आवर्स ऑन अ ग्राउंड, बराबर, कि अगर आप बैटिंग भी कर रहे हो, मान लो आप लास्ट तक टिक गए तो 50 ओवर तुम खड़े रह गए, बाद में बॉलिंग का टाइम आया तब भी तुमको 50 ओवर खड़े रहना है। अब ऐसा नहीं हो जाए कि तुम किधर जाके कोने में बैठ गए हो, सुभाष मैदान तो है नहीं कि अपन कंटाल गए, बोले कि यार मेरे को कंटाल आ रहा है, मैं जा रहा है। यू हैव टू स्टैंड, वाई, बिकॉज यू आर पेड 7 करोड़ रुपीज, राइट। इट इज नॉट लाइक यू आर गेटिंग 5,000, 7,000, 8,000 खाने के वांदे हो रखे। यू आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, यू आर वन अमॉन्ग 140 करोड़ पीपल, so how you want an extraordinary amount for an ordinary performance? You have to be extraordinary, you have to justify that you are the
highest paid cricket player in the world. No country gives that higher amount other than BCCI. So they have put a test. Do your test, clear it, then you will be eligible to pay a match. बराबर. तो वो भी क्या है, एक एग्जामिनेशन है, बराबर, कि ये पैरामीटर तुमने पास कर दिया मतलब तुम कैपेबल, आप समझ रहे हो. तो ये जो चीजें होती है ना, ये जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, इसलिए सेट किया जाता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस गेन हो सके, बराबर. तो अब ये जो एनएससी प्राइम जैसा मैंने वर्ड बोला, उन लोगों ने भी क्या किया, कंट्रोल मेजर्स बिठाए कि जो कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज और स्टैंडर्ड्स हमारे इस एक्सट्रीम सेफ नॉर्म्स को पास करेंगे, उन्हीं कंपनियों को हम किस में डालेंगे, एनएससी प्राइम में. मतलब ये ऑप्शनल रखा गया है. आप टॉप 50 में नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि आप एनएससी प्राइम क्वालिफाई कर सकते हो, आ जाओ. आपके फाइनेंशियल्स को हम देखेंगे, पैरामीटर पे आप बैठ गए, आपको हम किस में डाल देंगे. ऑडिट भी एक ऐसा ही एग्जामिनेशन है. क्यों ऐसा एग्जामिनेशन है, तो हम लोग इसको फाइनेंस के एंगल से देखते हैं. देयर इज अ कंपनी, राइट. कंपनी कैनॉट वर्क इन आइसोलेशन. व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, you have to do remember that business is a social activity. At the same time, it is an economic activity. We are not doing business for the purpose of charity, else it would have been a social cause. We are doing business to make a profit, and after profit you can do a social cause like what Tata do. They donate 2/3 of their net profit, but first they do business. By doing business they make money, and from that money if they want to do something they can do. At the same time they declare dividend, like we are talking about Tata Motors. The shares jumped to 800. Earlier 2-3 months before they were 600. 800-850 पहुंच गया, 250 रुपये उड़ी मार दिया, बराबर. 6 लाख रुपया 8.5 लाख रुपया हो गया था 2 महीने में. तो this appreciation in the value is only because इन्वेस्टर्स रिटेन्ड देयर ट्रस्ट इन टाटा. भाई देखते, नहीं तो बहुत जन डरेगा ना, भाई 300 था ये 600 आ गया एक साल में, निकलते. लेकिन पब्लिक बोली नहीं भाई 900 जाएगा. बहुत लोग बोल रहे हैं 2000 जाएगा, टीसीएस से बड़ा शेयर बनेगा 4000 जाएगा. तो उतना लंबे तलक रुकने का वजह क्या है, तो पब्लिक को कंपनी का फाइनेंशियल्स पे भरोसा. They have a confidence in the financials of the company की रुकते. अगर मान लो एक छोटा सा जैसा हिंडनबर्ग, बराबर, रिपोर्ट आया था आज से 1 साल पहले, एक से थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं 1 साल भी नहीं हुआ, इसी साल के जनवरी के आसपास आया था. हाँ 1 साल होने को आया. 10 महीने पहले एक रिपोर्ट आता है हिंडनबर्ग का. वो बोलता है रिपोर्ट में कि हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, हमको 20 का भी रिप्लाई नहीं है, और हमने जो चीजें इनके फाइनेंशियल्स में फाइंड आउट की वो है मिसिंग फैक्ट्स, और ये हमको डिलीवर नहीं कर रहे. अब हिंडनबर्ग ने उससे पहले भी बहुत सारे कंपनी का भांडा फोड़ा था. उन्होंने जैसे ही इस कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट रिलीज किया, जगह पे ही देखो पब्लिक का कॉन्फिडेंस एकदम डिफ्यूज हो गया. एंड व्हाट वी सॉ, we saw a drastic fall in the prices of the Adani Enterprises. 20% एक दिन में. मतलब एक शेयर जो 5-7% चढ़ा हुआ है सीधा 20% गिर जाता है, गिरते गिरते 30% गिर जाता है. यानी 5000 को टच करता हुआ शेयर 1000 रुपए पे आ जाता है. Within a span of week people lost 80% of their wealth. 80% पैसा पब्लिक का गायब. क्यों? हिंडनबर्ग ने साथ में बोल दिया वी आर इन अ शॉर्ट पोजीशन, वी आर इन अ. तब लड़की होने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ना हो, रख सकते. मनी इज अ मनी, एनीवन कैन मेक इट. पैसा पैसे का बात है, ध्यान से सुन. तो अभी वो बंदे ने भी क्या किया, उन्होंने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया. दे आर नॉट द पीपल अपॉइंटेड बाय अदानी.
but they were the people who did their work and they released the entire study of around 80-90 pages. ये ले भाई हमारा पूरा स्टडी है और ये हमारे वैलिड क्वेश्चन है जिसका तुम आंसर दे के बताओ हमको. They were not having answers or whether they were reluctant to give the answer or what was the fact, but it created a greater influence on the sentiment of the investors. People started withdrawing their money like anything. And there was a drastic crash in the price of shares. किधर से किधर को चले गए. तो ये जो चीजें हम देखते हैं ये सब क्या है? ये सब ट्रस्ट का खेल है. अब जैसा मैंने बोला कि बिजनेस जो होता है ना वो एक सोशल एक्टिविटी है. आप बिजनेस को आइसोलेशन में नहीं चला सकते. हमारा जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो क्या कहता है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स. इफ यू थिंक दैट यू आर सुप्रीम ओनली बिकॉज ऑफ अदर्स, एल्स यू कुडंट हैव बीन द सुप्रीम. So business will grow only when stakeholders will have trust in the business. समझ रहा है? नहीं समझ रहा. तो अभी अच्छा खेल पाएगा ना जब तेरे पब्लिक को भरोसा रहेगा कि तू अच्छा प्लेयर है. नहीं तो उनका डिस्ट्रस्ट तेरे को ना डिमोटिवेट कर देगा. बराबर. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? अपने सारे स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस फुल करके रखता है. कैसे? तो पब्लिक को बोलता है कि ये रहा मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैं दे रहा है किसको? इंडिपेंडेंट ऑडिटर को. इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा, मेरा फिनेंशियल इंफॉर्मेशन लेगा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगा? कंपेयर करेगा. पूरा का पूरा चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो हर एक चीज के ऊपर क्या फाइंड आउट करेगा? ऑडिट एविडेंस. यानी अगर इनका बुक में कोई चीज सही है, कैसे सही है? बराबर. अगर मैं बोल रहा नहीं बराबर बोल रहा है, सामने वाला बोलेगा तेरे को कैसे मालूम बराबर बोल रहा है? तो मेरे को बोलने के लिए अपने पास एविडेंस रखना पड़ेगा. दैट इज अ ऑडिट एविडेंस. इसमें जो लिखा है ना ये गलत है, तो जिसका है वो बोलेगा तुमको कैसे मालूम गलत है? उसके लिए भी अपने को क्या लगेगा? ऑडिट एविडेंस. इसको अपन बोलते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, SA 315, which speaks about audit evidence. There is an SA 500, there is SA 550. ये सब हमारे ऑडिट एविडेंस से जुड़े हुए हैं. जैसा हमारा सबसे पहला SA 200, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है कि आप जब भी ऑडिट कर रहे हो तो आप ऑडिटिंग निष्पक्ष होके करोगे, आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे. देखो, एज अ इंडिविजुअल वी ऑल आर डिफरेंट, बट व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ कॉस्ट एक्टिविटी, एज अ पर्सन यू मे बी अ जॉली पर्सन, यू मे बी अ रिजिड पर्सन, यू मे बी अ फ्रेंडली पर्सन, यू मे बी अ अनफ्रेंडली पर्सन, यू मे बी अ ओवर फ्रेंडली पर्सन. बराबर. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, काम करने का तरीका क्या रहेगा? बराबर. अगर तुम्हारा पेट में दर्द है तो डॉक्टर का अप्रोच तुमसे अलग अलग रह सकता है. कोई बिना बात के इलाज करेगा, कोई बहुत बात करके इलाज करेगा, कोई आपको कंफर्टेबल रखेगा, कोई अनकंफर्टेबल रखेगा, लेकिन ट्रीटमेंट एक ही रखेगा. ऐसा तो नहीं ना कि एक पेट का इलाज पेट से करेगा, एक सिर से करेगा. तो उनका भी कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है? सेम. तो हमारा SA 200 वही बताता है कि जो ऑडिटर है उसको इंडिपेंडेंट रहना है, फेयर रहना है, और ऑडिट करते वक्त सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करने हैं. बराबर. क्योंकि जब आप पूरा ऑडिट कंडक्ट कर लेते हो तो ऑडिट खत्म होने के बाद आप एक ओपिनियन फॉर्म करते हो और उसी ओपिनियन के बेसिस पे बनता है ऑडिट रिपोर्ट, जो ये बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में कंपनी रिलीज करने वाली है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या नहीं. जो स्टेक होल्डर्स है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ट्रस्ट रिलाय कर सकते हैं या नहीं. ऑडिटर डिस्क्लेमर भी देता है कि मेरे पास जो एविडेंस मिला है और मेरे एग्जामिनेशन के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू. लेकिन ऑडिटर एक और चीज बोलता है, भाई मैं तुमको रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है. क्या दे रहा है? लेकिन आप मेरे अश्योरेंस को अल्टीमेट अश्योरेंस मत समझो.
यानी अगर मैंने बोला कि मेरे हिसाब से ये चीज बहुत अच्छा है, बराबर, तो भी आप जब इस डेटा को यूज करोगे तो आप आपका स्टडी करके रखो, बराबर। वो अंडर डिस्क्लेमर दे देता है, द हाइएस्ट अश्योरेंस इज द रीजनेबल अश्योरेंस। आई एम अ ह्यूमन, I conducted all the activity possible as per my knowledge. I collected the evidence. On the basis of evidence, I have derived a conclusion. And on the basis of that conclusion, the statement show a true and fair view. But if you are using it for your any classified purpose, do your own examination, बराबर, क्योंकि आप इंसान हो, आप काम उतना ही करोगे जितना पैसा मिलेगा, अदरवाइज आप गधा मजदूरी करते रह जाओगे। अगर आपको क्लाइंट दे रहा है 20,000, तो आप 2 लाख का काम मत करो, उसके लिए आप 10,000 का काम करो, तभी जाके क्या होएगा, बराबर। NTE, नेचर, टाइम, एक्सटेंट, कैसा ऑडिट करेगा, मैं कितना टाइम डालेगा और किस हद तक अंदर घुसेगा, ये तीनों डिपेंड करता है कि तुम मेरा जेब कितना भरोगे, बराबर। अगर तुमने मेरा जेब में ज्यादा पैसा नहीं डाला तो मेरा नेचर, टाइम और एक्सटेंट तीनों नकली रहेगा। तुमने दबा के पैसा दिया है तो तीनों असली रहेगा। तुमने और दबा के पैसा दिया है कि भाई काम मत कर, तो मेन चीज है, दैट इज द रियलिटी। आई एम नॉट पेइंग यू टू कंडक्ट अ ऑडिट, आई एम पेइंग यू टू कस्टमाइज द ऑडिट। यू आर नॉट पेड टू फाइंड द मिस्टेक्स, you are paid to find and hide it so that other person can't find. This is the reality. बट किताब पढ़ते वक्त ये रियलिटी नहीं है, बराबर। हमको इंडिपेंडेंट और फेयर रहना है। एग्जामिनेशन कैसा होता है, तो एग्जामिनेशन होता है क्रिटिकल। बहुत बड़ा फर्क है क्रिटिकल होने में और नेगेटिव होने में। हम स्केप्टिकल रहते हैं, स्केप्टिकल समझते हो, यानी आप हमेशा चीजों को शक की नजर से देखते हो, बराबर। लेकिन आपका जो शक है वो ऐसा नहीं हो कि इधर गलत है, मेरे मन में सवाल है, आप मेरे को जवाब दे दो, मैं मान लेगा आप सही हो। आप जवाब नहीं दोगे तो मैं मानेगा ही नहीं कि आप सही हो। फंडा समझ रहे हो क्या? नॉर्मली क्या होता है, छोड़ना आपने वो क्या करने, बट व्हेन यू आर ऑडिटर तो आप ये नहीं बोल सकते हो छोड़ना आपने वो क्या करने का, क्योंकि आप जब ऑडिटर हो तो सब आपको ही करने का, क्योंकि आपका जबान पब्लिक के लिए क्या है, पत्थर का लकीर है, बराबर। यानी लोग आपके उस रिपोर्ट पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं। भले आप लिख दो कि ये रीजनेबल अश्योरेंस है, फिर भी वो बोलेगा भाई ऑडिटर बोला है। जैसा बाइजू, व्हाट हैपेंड इन बाइजू, तो डेलॉइट रिफ्यूज टू कंटिन्यू द ऑडिट। एक टॉपिक है अपने को, छोटा सा एकदम है, मजबूत, लेकिन अपने सिलेबस में नकली है, कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट। नया ऑडिटर है तो भी अपन क्या करते हैं, क्लाइंट को स्टडी करते। ऑडिट एंगेजमेंट, लड़का लड़की, बराबर, परिवार देखेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, बराबर, जमा नहीं जमा, हाँ ना, होता ना। वो लोग इनका प्रोफाइल पूरा बैठ के पढ़ते, ये लोग उनका प्रोफाइल पढ़ते, फिर फैमिली मिलती है, फिर लड़का लड़की मिलते हैं, बराबर, सारे इफ्स एंड बट्स डिस्कस होते हैं, बाद में डिसाइड होता है शादी होएगा नहीं होएगा। भाई ऑडिट एंगेजमेंट भी ऐसा ही है, बस शादी नहीं होता है, फर्क सिर्फ इतना ही है, बराबर। आपको लेटर भेजेगा कंपनी, फिर आप लेटर पढ़ते हो कि हाँ भाई मेरे को ये लोग ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं, फिर आप बोलते हो रुको, फिर आप उनका पूरा डेटा मंगाते हो, अपने क्लाइंट को स्टडी करते हो। कुछ नहीं हो जाने का कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया, उठाते, बराबर, तब कैसा अपन खुश हो जाएंगे, अरे हीरोइन मिल रही, चलो। यू हैव टू एग्जामिन वेदर इट सूट्स टू यू और नॉट। आई हैव नेवर कंडक्टेड ऑडिट ऑफ सच काइंड, आई हैव ऑलवेज बीन द ऑडिट ऑफ होटल्स। होटल इज अ वेरी डिफरेंट बिजनेस। कल को 40 वाला आ गया, बोला मेरा 20 हॉस्पिटल का ऑडिट तू ले, अपन खुश हो गए, लेकिन इंजेक्शन और कबाब में फर्क होता है। बोले दिखने को एक जैसे, लेकिन फर्क है कि नहीं। स्पेशल वार्ड और डिलक्स सूट सेम है क्या? इधर वेंटिलेटर लगा हुआ है, इधर वेंटिलेटर नहीं लगा है,
आप समझ रहे हो? आप बोलोगे अरे वार्ड बॉय और वेटर सेम, ऐसे थोड़ी होता है, दोनों का रोल क्या है, डिफरेंट है। डॉक्टर एंड बावर्ची इज वन एंड द सेम, आर दे सेम? फिर अचानक से मान लो सामने बिल्डिंग वाला, पुनीत स्काईलाइन वाला बोलेगा मेरा ऑडिट करके दे, सीमेंट, रेती, टाइल्स, बराबर, लेबर, हमाल, पेंटर, पूरा दिमाग हिल जाएगा आपका। इट इज नॉट इजी टू स्विच ऑडिट। अपने को लगता है कि ऑडिट बोले तो एक ही चीज, नहीं भाई, ऑडिट बोले तो एकदम त्रास, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है ना मेरे को। आप देखो, एक जगह आप प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस में उसने आपको ना 100 काम सिखाया और आप ये 100 काम में मास्टर हो गए, लेकिन आपके सामने 101st वर्क आया जिसका प्रोफाइल ही एकदम अलग है, तो अपने को बैठ के देखना पड़ता है कि आपन इस चीज को हजम कर पाएंगे या यू विल एंड अप विद अ लॉस एंड अ बैड नेम। मतलब आपन ऐसे जगह चल दिए ना जिसका अपने को कुछ नहीं मालूम था। यानी आपन कौन से रूल पे चल रहे हो, 12वीं में पढ़ा था, थंब रूल, याद है? बराबर, बराबर है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा और घुमा। आप समझ रहे हो? इट इज जस्ट लाइक राइट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन अबाउट विच वी डोंट नो एनीथिंग, देन व्हाट वी डू, then again. So this is what a audit is all about. You have to understand you are a person who is entrusted with a greater responsibility. Spider-Man, with big power it comes, sorry, great power comes with great responsibility. तो आपको समझना पड़ता है कि आप एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, बराबर, आपका हाथ में से मकड़ी का जाला निकलता है, आपके पास बेहिसाब पावर है और लोग आप पे क्या करते हैं, भरोसा। आप अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए जी रहे हो, हालांकि आप पैसे के लिए जीते हो, बट ऐसा पढ़ते वक्त आपको और आंसर लिखते वक्त तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है कि भाई आपका काम बहुत नॉबल काम है। मनी इज इंपॉर्टेंट बट दैट इज नॉट प्राइमरी। सो व्हेन यू कंडक्ट अ ऑडिट, व्हेन यू कंडक्ट अ ऑडिट, बिफोर कंडक्टिंग ऑडिट योर क्लाइंट इज अ सब्जेक्ट फॉर यू, बराबर। कैसा सब्जेक्ट? तो आप समझने का अपन दूल्हा चुन रहे और तुम समझने का अपन दुल्हन चुन रहे, आप दूल्हा। और जितना भी इफ्स एंड बट्स है, बराबर, आपको लगता है कि मैं स्पॉट पे भूल जाता है, दिमाग में से बात निकल जाती है, चेक लिस्ट, टू डू लिस्ट, बराबर, अपन ऑडिट प्लान बनाते, आएगा ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहला चीज है एनालिसिस ऑफ क्लाइंट, एनालिसिस ऑफ क्लाइंट्स इन्वायरमेंट। और इसके बाद जैसा आपको बताता हूं, इसमें बायजू के बाद डेलॉइट ने और एक जन को ऑडिट करने से रिफ्यूज किया था, मेरे को कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, बड़ा ही कंपनी है, लेकिन सामने से मना कर दिया, बोला मैं ऑडिट करने वाला नहीं है। ईवाई ने एक जन का मना किया, ईवाई भी बिग फोर्स में आता है, और पीडब्ल्यूसी एक नंबर झोलर, वो भी बिग फोर है। जितने बड़े बड़े स्कैम्स है सब में उनका दिल खोल के हाथ है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है सत्यम कंप्यूटर्स, अकेला बंदा 5,000 करोड़ हिला के गया, बराबर, पता ही नहीं चला, एक कंप्यूटर पे पूरा 5,000 करोड़ का घोटाला। और पीडब्ल्यूसी को ना कुछ तो अवार्ड मिला था बहुत बड़ा ऑडिट करने का, और एक बंदी आई 6 महीने में पूरा झोल पकड़ के दिखा दी। उन लोग ने बोला कि उन लोग ने किस पे खेला, ऑडिट एविडेंस, कि हमारे हिसाब से सब सही है। बोला लेकिन तुम कैसा एविडेंस एग्जामिन किया, इसको 6 महीने में समझ गया, और तुम खुद को बिग फोर बोलता है, तुमको 6 साल में नहीं समझ। तो दैट इज द डिफरेंस, कि जब फंसते हैं ना तो पूरा नाम आता है, लेकिन ये लोग बहुत बड़े प्लेयर हो गए, बराबर, इनके पास बहुत सारे स्केप गोट्स होते हैं, यानी बलि के बकरे, काम करने वाले, किसी एक को शहीद कर देते हैं कि हाँ इसके ऊपर हमने भरोसा किया था, ये झोला, एंड दे सेव देयर हैंड्स। लेकिन ये लोग जब ना बोलते तो क्यों बोलते मालूम है? एक टर्म है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, बराबर। तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कैसा है, हाई है या लो है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अपन दुकान पे गाड़ी लेके जाते हैं तो मैकेनिक क्या करता है, गाड़ी को देखता है, फिर बताता है कितना खर्चा जाएगा, क्या काम होएगा। आप उसको बोलो कि भाई मेरा गाड़ी
खराब है, बना देगा क्या? वो बोलेगा हाँ बना देगा। कितना जाएगा तो क्या बोलेगा? वही आपन कर रहे हैं। अब जब वो चेक करता है बोलता है भाई बनने वाला नहीं है, आप बोलते हो क्या बात कर रहा है, उसने तो बोला था बनेगा, तो बोलता है लेके जाओ उसके पास, मेरे से नहीं होएगा। मैं तेरे को काम करके दूं, 4 दिन बाद फिर तू आएगा मेरे को गाली देगा, बोला फिर खराब हो गया। तो what you are doing, you are analyzing each and everything in that vehicle, what have been damaged, what are the major problems, can it will be tackled by me. अब मेरे को दिख गया कि इधर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब इतना झोल दिख रहा है ना मेरे को इनके कंपनी में, बंदे इतना घुमा फिरा के बात कर रहे, इतना डिप्लोमेसी दिख रहा है कि मेरे से ऑडिट होने वाला, और अगर मैं ऑडिट किया भी तो मेरे को एड़ा बना देंगे, बराबर। तो मेरे को हाई डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क दिख रहा है, अपन पहले हाथ उठा लेंगे नहीं। जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो और आपको लगता है कि हाँ इतना रिस्क अपन हैंडल कर लेंगे, मतलब ये झोल पकड़ लेंगे अपन, तो फिर अपन ऑडिट एक्सेप्ट, और वहां से चालू होता है ऑडिट एंगेजमेंट, यानी तब होते हैं अपन अपॉइंट, बराबर। फिर ऑडिट स्ट्रेटजी आगे बढ़ती है, ऑडिट प्लान, अपन ऑडिट करने के लिए अपने बंदे इकट्ठा करते, क्योंकि अभी आप अपना रोल ऐसा बड़ा समझो, आप पिरामिड में ऊपर बैठे हो, आपके अंदर में 30-40 बंदे, और 30-40 बंदे 30-40 अलग अलग काम कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए आर्टिकल्स, इंटर्न्स, नए नए ग्रेजुएट्स हैं, बराबर, जो एकदम ऑर्डिनरी रूटीन वर्क करेंगे। जा भाई तू ये काम कर, फिर आप उनको ब्रीफिंग करोगे, फिर शाम को उनसे डीप ब्रीफिंग लोगे, बराबर। फिर आप देखोगे कि ऑडिट बराबर जा रहा है या नहीं, क्योंकि जैसा अपन ने प्लान किया था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें हो सकती हैं कि क्या हो जाए, चेंज हो जाए। वी नेवर एक्सपेक्टेड देयर विल बी अ कोविड, neither we were knowing that company's management will change, neither we were knowing that in 2017 GST will launch. So when any of the structural shift happen either inside the organization or in the entire economy, it will going to impact the financials also, and at that time you need to change the audit plan. Plan is not a rigid thing, it must be very flexible, बराबर, it must be adjustable. तो इसलिए डेली बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, चेंज करने का, चेंजेस विल गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंगली, राइट। व्हाई डेली ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, क्या लगता है आपको इसका फायदा क्या है? ऑन टाइम, लूपहोल्स लेट नहीं फाइंड होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑन टाइम, यानी किधर भी कुछ भी गड़बड़ लगा तो सबसे बेहतर यही है कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव rather than being reactive. Though we have to be both. जब अपन ने प्लान बनाया वो प्रोएक्टिव थे, लेकिन अभी बीच में गाड़ी अटकी तो इधर क्या है, लेकिन अपना रिएक्शन भी बहुत प्रो है, यानी जगह पे ही अपने को गलती पता चलते जाए। तो ये तो हो जाता है पूरा ऑडिट का काम। लास्ट में अपन क्या करते, घुमा फिरा के एविडेंस निकालते, फिर एविडेंस के बाद अपन बनाते रिपोर्ट। रिपोर्ट में सब लिखते हैं जो मिला ना सब, और अपने पास अपना पूरा एक बंडल ऑफ बुक रहता है, हर एक चीज। अगर मैंने इन हाउस लीगल काउंसिल से बात किया, यानी कंपनी का अंदर एक वकील है या कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, अपन बैठ के बात किए भाई कितने केस चल रहे, काय के केस चल रहे, किसमें लग रहा है तुमको रिवॉर्ड मिलेगा और किसमें लग रहा है तुमको देना पड़ेगा, बराबर। कितनी जमीन तुम्हारी दाव पे लगी है, क्या तुमने चार्जेस क्रिएट किए, क्या चार्जेस क्रिएट नहीं किए। सेक्रेटरी को बोलते हैं मिनट बुक दिखा, क्योंकि तुमने ट्रांजैक्शंस किया है और ये ट्रांजैक्शंस क्या चाहता है, रेजोल्यूशन, तो दिखा इसका रेजोल्यूशन किधर, पास मिनट बुक में दिखेगा। अब मिनट बुक में रेजोल्यूशन रिकॉर्डेड है तो मैं रजिस्ट्रार के पास भी जाएगा, भाई इधर रेजोल्यूशन दिख रहा है मेरे को, तेरे पास ये रेजोल्यूशन रजिस्टर किया है क्या, बोलेगा हाँ किया है, हो गया, ऑडिट एविडेंस मिल गया, सही है। नहीं है तो फिर अपन मैनेजमेंट को प्रेम पत्र लिखते, भाई तुम्हारा झोल मिल गया है मेरे को, कम वी विल डिस्कस, व्हाट विल डिस्कस, झोल कितना बड़ा है, उसके बाद इस झोल को बिठाने के लिए तुम कितना पैसा मेरे को। रूल ये कहता है कि आप ऐसा मत करो रूल ये कहता है कि आप NFRA को रिपोर्ट करो,
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। लेकिन अपन भी थोड़ा इंसानियत रखते हैं, बराबर, क्योंकि अपने को अपना जेब के बारे में भी सोच। मैनी ऑफ द टाइम्स वी डील विद देम। डील हो गया अपना, मान लो कि लीगल चार्जेस था 10 लाख रुपए, वो बोला मैं 1 करोड़ देता, बराबर। आप चीजों को सब एकदम अच्छे से करके आपने सामने वाले का 30-40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बचा दिया, बदले में वो आपको 1 करोड़ देने वाला। मतलब आपने उसका 30 करोड़ का क्या बचाया, टैक्स। वो कितना दे रहा है तुमको, यूर लाइक ठीक है, ये भी ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे। अब बाद में उसने आपको 10 का 20 लाख देके भगा दिया, ही इज अ बिजनेसमैन, so definitely he will hold more power than us. Now what we can do, we will write a letter to a IT, some tax, barabar, that there is such kind of loophole in the books of this company, then they will get a letter from the some tax, and then he will call you, अरे भाई, and you will like कौन भाई, I am not your भाई, I am auditor, बराबर। अरे लेकिन तूने ही किया था, बोला भाई अपना 1 करोड़ वाला काम नहीं था, 20 लाख वाला था, बराबर। तुमको थुक पट्टी के पैसे में फेविकॉल चाहिए था, enjoy, you see, I am free, then he will going to request you, then you will see that okay I will look into the matter but I have to go to a IT। ये एक प्रकार का क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी, बोले तो कोर्ट, और इस कोर्ट के अपन वकील, और अपने को चाहिए सिटिंग फीस। अब एक सिटिंग फीस बोलेंगे भाई बहुत बिजी चल रहा है, मैं एक दिन जाएगा ना 5 लाख रुपए लगेगा, बोले 5 लाख, बोले अभी भाई उधर जाके इतना सारा चीज झेलने गए, एलिगेशंस, यू कम पे मी 50,000, बोले ठीक है तू जा। आप 3-4 हियरिंग तो सिर्फ जाके ऐसे ही बैठ के उधर कैंटीन में खा के आओगे, यू आर डूइंग नथिंग, जस्ट गिविंग अपडेट, कर रहे कुछ कर रहे, टेंशन नहीं, देन यू विल सिट एंड टॉक विद देम, बराबर, भाई मैं ही था, बराबर। अभी क्या करने का, तो आपका उनका बीच में एक नेगोशिएशन होएगा। अब मान लो डील डन हो गया 3 करोड़ में, तो अपन क्लाइंट को कितना बोलेंगे, 10 करोड़ के भाई तुमको दिखाने का नहीं तुम इम्पैक्टफुल हो, 10 करोड़, वो हिल जाएगा, बोले भाई 10 करोड़, बोला अभी क्या करे, ऐसे नीचे नहीं आ रहे हैं, मैंने जैक लगाया है, ऐसा बात करते करते 10 का 7 करोड़ पे आया है। अपन देखेंगे जल्दी टूट गया तो अच्छी बात है, फिर वो भी खींचेगा उसको थोड़ा, इधर हर हियरिंग का 5 लाख रुपया तो पक रहा है, फिर लास्ट में जाके अपन बोलेंगे अभी 5 करोड़ लास्ट बोल, तो बोले देख कुछ भी कम होता है क्या, फिर अपन 4 करोड़ पे सेटल कराएंगे, 1 करोड़ तो अपना आ गया, बराबर, प्लस ये भी खुश हो गया भाई 6 करोड़ कम करा दिया इसने, अपन ने कुछ कम नहीं कराया, लेकिन अपन ने उसको ऐसा फील करा दिया कि हाँ आई सेव्ड योर 6 करोड़, बराबर। एंड आफ्टर दैट विल से आई डिड सो मेनी थिंग्स फॉर यू नाउ, तो व्हाट नाउ, तो फिर ऊपर से और 50-60 लाख रुपए जो मिलेगा वो मिलेगा। So even there are various ways by which you can get the money, बराबर। So like with great power it comes great responsibility, likewise a great risk gives you a great reward also. You should not get scared into by being into the system, you should try to arrange the things, बराबर। यानी बस अपने को इतना याद रखने का है कि घोड़े से गिर के चलेगा और रस्सी नहीं छूटनी चाहिए अपने हाथ, बराबर। जब तक लगाम अपने हाथ में, भले अपन ऊपर से नीचे गिर गए, अपन वापस ऊपर आ सकते हैं, लेकिन लगाम गया हाथ से तो अपन गए। तो यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रिंग्स, द मोर यू विल बी इनसाइड द सिस्टम, द मोर you will be able to make a money. There are people who being having those degrees on hardly 1 lakh rupees. There are people who even being semi-qualified make lakhs of rupees. Only they hold more strings.
पहचान कितनी, रिलेशन ब्रिंग्स मनी। So when you are auditor, you have to be a very charismatic person. आपको अपना पर्सनालिटी ऐसा रखना नहीं कि आपका लिंक बहुत ज़्यादा रहे। जितना ज़्यादा लोगों को जानोगे उतना ज़्यादा काम मिलेगा। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो सिर्फ आईटीआर करके ना 8-8, 9-9 लाख रुपए छापते, सिर्फ आईटीआर। आईटीआर किसका? एकदम नॉर्मल लोगों का। एक बंदा 3,000 रुपया देता है, एक बंदा। यानी दिसंबर के महीने में आप अगर कोई भी आपके पहचान में हो, 100 से कम आईटीआर नहीं किया रहेगा। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? लेकिन ये कब आएगा? पहले साल में नहीं आएगा। इट विल टेक ईयर्स, एंड द मोर पीपल यू नो एंड द मोर यू आर इन देयर गुड बुक्स, द मोर इट विल ब्रिंग द इनकम टू। So that is also one of the important thing, but that is not a part of audit. That is one of the activity that auditor do. तो अब जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है उसको हमने यहाँ पे पढ़ना है, और इस बुक के काफ़ी पीछे हमको रखा गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी आप जब पढ़ोगे तो आपको समझेगा ही। वही लिखा हुआ है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है वो क्या शो करना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन खुद से फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो हो सकता है कि वो अपने बुक्स में गलत चीज़ें भी डालें, तो हम कैसे भरोसा करें कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं? सो ऑडिट हेल्प्स हियर टू rely on those financial statement. When auditor examines those books of account and forms an opinion that these books show a true and fair view, जब ऑडिटर उन बुक्स ऑफ अकाउंट को स्टडी करता है और फाइनली ये डिसाइड करता है, ओपिनियन में लिखता है कि ये फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट समझते हो आप? गलत। मटेरियल, अब मटेरियल मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब we can say it as a relevant facts. There are problems, but few of the problems are like छोड़ने यार, जान दे, इससे अपने को क्या है। But there are problems where we pay more interest. ऑडिट के नजरिए से हर जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो जानकारी ऑडिट के नजरिए से महत्वपूर्ण है वो है मटेरियल, और जब उसमें किसी भी प्रकार की गलती नजर आए तो वो है मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। फिर ये भी हमारा ऐसा टाइम पास पॉइंट है, हाउ ऑडिट अराइज्ड, हाउ एग्जामिनेशन बिकम इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपके डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं, पाशियो, जो भी है। तो आप इनका नाम सुने रहोगे 11th स्टैंडर्ड में, अगर पढ़ा रहेगा तो। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? डबल एंट्री सिस्टम। तो इससे क्या होता है कि हर एक चीज का ड्यूअल रिकॉर्ड रहता है, तो अगर कहीं कुछ मिस्टेक है तो अपने आप पता चल जाता है। फिर बताया गया 1866 में इंग्लैंड में क्या है? एक्सचेकर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। Then it got the assent of the king in 18, and a proper institute was formed as a Institute of Chartered Accountants of England and Wales. फिर बाद में हम उड़ी मार दिए इंडिया में with the Companies Act 1956. Then we formed an independent body of chartered accountants here. Now we are conducting audit as per Companies Act 2013. You have studied about section 133. जान दो। एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसे सब वर्ड आपने सुने हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे फॉलो करते हैं? कंपनीज अकाउंट के बेसिस पे। हमारा कंपनी लॉ बेसिस फॉर्म करता है कि किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर होगा, और बाद में ऑडिटर एग्जामिन करके बताता है कि जैसा बोला था वैसा प्रिपेयर हुआ है या नहीं। So you will not be asked any question on these things.
अब यहां से आ जाते हैं, यहां से थोड़ा सा हमारे लिए काम का है, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ। तो ऑडिटिंग बेसिकली मीन्स व्हाट? एग्जामिनेशन। वी हैव टू पर्सपेक्टिव, वन इज so in traditional they see it as a narrow perspective, and in modern we consider it in a broad sense. So the term audit has been derived from the Latin word audere, which means to hear. ये सब आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा डायरेक्टली, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। द पर्सन अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स विल बी कॉल्ड एज, फिर कुछ डेफिनेशन दिए गए, जो नाम आपको अच्छा लगेगा वो डेफिनेशन आप पढ़ लेना। सबका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोमल, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ, ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड। हाँ, एकदम सिंपल आंसर। प्रॉफिट एंड और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके अलावा और भी अगर आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है जो आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट करे, जैसे कि नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये सारी चीजें हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब इन चीजों का निष्पक्ष जांच होता है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट। सबके इंग्लिश अलग है, लेकिन एट द एंड वो लोग उसी चीज पे आते हैं कि जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का, फिनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, और वो एग्जामिनर, वो एक्सचेकर, वो इवैल्यूएटर उन चीजों को देखने के बाद, उसके ऊपर प्रॉपर एविडेंस फाइंड करने के बाद एक कंक्लूजन फॉर्म करता है कि वो चीज ट्रू और फेयर व्यू बता रही है या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट। अब आता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो बोला इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमने हमारे कंट्री के एक इंडिपेंडेंट बॉडी को, ऑटोनॉमस बॉडी ICAI को यूज किया है, उनके द्वारा दिए गए डेफिनेशन को। वो लोग कहते हैं कि ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड विच कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। एक एग्जांपल छोटा सा, आपने लिख रखा है बिल्डिंग, और बिल्डिंग में आपने इतना अमाउंट लिख दिया ना कि मेरे को हजम ही नहीं हुआ। मैं क्या बोलेगा? मेरे को भी ये बिल्डिंग देखने का। यू कांट से नो। इफ यू विल से नो, आई विल राइट इट इन रिपोर्ट। देयर इज अ बिल्डिंग इन द बुक्स which do not exist in reality, or if it exists, I have never saw that particular building. या आपने कोई मशीन लिख दिया, मशीन का कीमत भी लिख दिया, तो बोले चलो दिखाओ मेरे को। अब मैं देखा मशीन, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपन कॉमर्स वाले, बराबर। अब मशीन का इंजीनियरिंग अलग, बराबर। अपन उधर हो गए जीरो, तो अपन क्या करेंगे? एक्सपर्ट, आओ भाई तुम देखो, बताओ मेरे को इसका वैल्यू क्या है। या एक बड़ी सी पेंटिंग लगा दी है, बोली ये पेंटिंग 20 करोड़ की, बराबर। अब भले अपने को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन हमको बोलने पहला क्या बोलेंगे? फ्रॉम वेयर यू परचेज। तो बताएगा या तो कोई म्यूजियम या तो एग्जीबिशन। बिल बताओ कब हुआ था एग्जीबिशन, फिर अपन सर्च करेंगे एग्जीबिशन हुआ है कि नहीं। जिस बंदे से खरीदा उसको भी कंफर्म करेंगे, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, दैट was there any such kind of painting? He will say yes. Who purchased it? तो अगर उसने अपने क्लाइंट का नाम बताया तो बोलेंगे what was the price at which it was? तो वो बताएगा, फिर अपन बोलेंगे हाँ सही है या गलत है। तो हम फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल डेटा को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो उसने बोला है कि देयर विल बी अ इंफॉर्मेशन विच विल बी फाइनेंशियल और अदरवाइज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर सेड पर्पज, तो निर्धारित चीजों के लिए। इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन ऑडिटर परसीव्स, बराबर। व्हाट इज परसीव्स? कंसीडर, बराबर। व्हाट इट ट्राई टू कंसीडर? इंफॉर्मेशन दिया, बराबर। तो अब जो इंफॉर्मेशन दिया, मान लो कि बैलेंस शीट देखा आपने, शेयर कैपिटल, फिर आप क्या देखोगे? नोट्स टू अकाउंट, उसका अंदर शेयर कैपिटल का पूरा डिटेल,
तो आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, फिर आप उसको द प्रपोजिशंस बिफोर हिम फॉर एग्जामिनेशन, तो जिधर जिधर मेरे को झोल दिखा अपन हाईलाइट करते जाएंगे, और ये सब आ गया मेरे टू डू लिस्ट में। यानी भाई ये सब जगह मेरे को गड़बड़ नजर आ रहा है, मेरे को क्या करने का इसका एग्जामिनेशन। सी सैम्पलिंग इज द ओनली की। इफ यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, तो 20-50 लोगों ने मिलकर साल भर में बनाया है, यू विल नॉट गोइंग टू ऑडिट इट ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट यू विल डू, सैम्पलिंग उठाएंगे अपन उसमें से चीजें, जिधर जिधर गड़बड़ लग रहा है फटाफट उठाते जाएंगे, और अपन उनको फिर क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके ऊपर क्या इकट्ठा करेंगे, इवैल्यूएट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस फॉर्मुलेट्स हिज जजमेंट। तो एविडेंस को हम इवैल्यूएट करने के बाद, क्योंकि जो एविडेंस ऑब्टेन हुआ है उसमें दो चीजें देखी जाती है, एक होता है सफिशिएंसी, एक होता है एप्रोप्रिएटनेस, बराबर, यानी बहुत सारा सबूत चाहिए, लेकिन बहुत सारा सबूत मिलने के बाद भी वो दृश्यम का माफिक डांस कर रहा है और तब्बू को मजा नहीं आ रहा है, बराबर। पार्ट 1 का क्या बन गया, पार्ट 2। तो you saw that how the evidence were placed, plotted, and plotted in such a way that you can see that it is plotted but you cannot prove it. तो एज एन ऑडिटर आपका इंस्टिंक्ट बोलता है भाई एड़ा बना रहे अपने को, लेकिन हाँ बना रहे, ढूंढ के बता। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ऐसा नहीं सबूत मिल गया काम हो गया, आप सबूत को भी क्या करते हो, जो एविडेंस हो सही है या नहीं, फिर आप अपना जजमेंट फॉर्म करते हो, जो कहां पे रिपोर्ट होता है, ऑडिट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू देम ऑडिटिंग इज द accumulation and evaluation of evidence about the information to determine and report on the degree of correspondence between the, correspondence मतलब similarity between the information and established criteria। तो जो जानकारी प्रोवाइड की गई है वो कितनी ज्यादा करेस्पॉन्ड करती है, यानी को रिलेट करती है, बराबर, कंफर्म करती है प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन को और फैक्ट्स को, बराबर। ये क्या है, प्रोवाइडेड, जो हमने दिया है ऑडिटर को, और ये क्या है, फैक्ट्स। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे एक एसे के बारे में, एसे 200, ये हमारा एसे 200 है, बराबर। व्हाट इज एसे 200 ऑल अबाउट, यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, ऑब्जेक्टिव ऑफ, और ये उसका डिटेल ऑब्जेक्टिव। एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, मीन्स वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। तो हम लोग एसए 200 को क्या बोलेंगे, here this will going to be a one of the question that they can ask in exam, but SY वाला क्वेश्चन है, बराबर, नहीं समझ में आया तो आप बताना, पढ़ के देखो आपको समझ में आ रहा है 6 पॉइंट, जो वर्ड जो पॉइंट नहीं समझेगा पूछना। पहला पॉइंट समझा सबको, मतलब मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि ऑलरेडी अपन ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं फीचर्स, यानी ऑडिट में क्या क्या होता है, एकदम सिंपल। वाउचर मतलब क्या होता है, बड़ा कॉमन वर्ड है, मतलब अपने लाइफ में क्या पता कितने बार रिपीट हो, गलत बोल दो चलेगा, एसवाई पढ़ा ना सबने, हाँ मतलब एसवाई में जिसने भी ऑडिट पढ़ा है उसको वाउचिंग वर्ड तो पता होगा। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। व्हेनेवर वी से वाउचिंग इट रिलेट्स टू अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वाउचर का मतलब क्या होता है,
तो एक प्रकार से आप समझ लो वाउचर इज अ बिल, वाउचर इज अ, तो मान लो कि मैंने किसी ऑफिस से पैसे लेने, तो लोग मेरे से वाउचर साइन करा के लेंगे कि मैं ये पैसा क्यों ले रहा हूं और कितने पैसे ले रहा हूं, बराबर। तो हियर वाउचर इज सिंपली अ बिल, डॉक्यूमेंट इज अ रिकॉर्ड, जैसा मैंने बोला रेजोल्यूशन, मिनट बुक, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेनेशंस, तो आप एक वर्ड सुनोगे यहां पे असर्शन। व्हाट इज असर्शन? रिटन रिकॉर्ड और रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिकॉर्ड्स और, बराबर। देयर आर मेनी थिंग्स विच इज गिवन इन द बुक, देयर आर मेनी नोशंस, नोशंस एक प्रकार से अजम्पशन, जैसा आप अपने बिजनेस का गुडविल, तो ये आपका एक इमेजिनरी फिगर है जो एक पर्टिकुलर बेसिस पे आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ असर्शन। सो एनी काइंड ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द मैनेजमेंट और TCWG एक वर्ड है, दोज हु चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, TW, दोज हु चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो उनके द्वारा दिया जाता है कि ये चीज ऐसी, बराबर। तो पहला पॉइंट बोला है कि यहां पे हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन किसका होगा? एसेट्स और लायबिलिटीज का। वेरिफिकेशन किसका होगा? अरे भाई P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हियर वी डू इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिलीवेंस, लास्ट में आ गया एविडेंस। रिलीवेंस का मतलब होता है मटेरियलिटी, यानी जैसा मैंने बोला कि हर इंफॉर्मेशन हमारे ऑडिट के लिए जरूरी, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे ऑडिट के लिए जरूरी है वो है रिलीवेंट। आप समझ रहे हो, आपके सामने 100 चीजें दी जाएंगी, यू विल सॉर्ट आउट मेनी थिंग्स, बोले ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, यू विल क्लासीफाई, सेग्रीगेट एंड कीप इट असाइड, दिस विल नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द ऑडिट। बोले दिस इज अ इंफॉर्मेशन, लेकिन अपन बोलेंगे हमारे इंफॉर्मेशन, सॉरी हमारे ऑडिट इंफॉर्मेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है, यानी इस चीज के बेसिस पे मैं मेरा ऑडिट ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता हूं। रिलायबिलिटी मतलब होता है एप्रोप्रिएटनेस, यानी हम उस एविडेंस पे कितना ज्यादा निर्भर रह सकते हैं, बराबर। तो इफ द एविडेंस इज हाईली रिलायबल, द एविडेंस इज, यू विल रिक्वायर लेसर एविडेंस, समझो। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल टेस्ट, द टेस्ट विच हैव बीन इन योर लाइफ, लाइक अ ब्लड टेस्ट, एंड आपके साथ नहीं तो किसी और नोन पर्सन के साथ। पहला डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, फिर बोलता है मेरे को लग रहा है आपको ये तकलीफ है, फिर वो एक रिपोर्ट निकालता, फिर अगर उसमें वो प्रूफ हो गया तो उसका सिवियरिटी के लिए और एक रिपोर्ट निकालता, बराबर। फिर उसका इंटेंसिटी के लिए उसका जो भी पर्टिकुलर पार्ट पीस रहेगा उसको लैब में भेजता है, दैट वेदर देयर इज चांसेस ऑफ ट्यूमर, बराबर। तो अब ये चीजें क्या हो रही है, इवेल्युएट कर रहे हैं, जब तक कि वो अल्टीमेटली क्या नहीं हो जाए, सेटिस्फाई, बराबर। ये हिसाब किताब भी बिल्कुल वैसा ही है कि यहां पे जो रिलायबिलिटी है ना, ये आपका अश्योरेंस बताता है, जब आपको गारंटी हो जाता है कि नहीं इतना काफी है, हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस, जब आपको लगता है नहीं मजा नहीं आया, ये इंफॉर्मेशन पे अपन कॉन्क्रीट नहीं हो सकता, हम बोलते ना कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं बोल सकता कि ये सही है या गलत है, तो फिर मैं और ज्यादा एविडेंस। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन, मटेरियलिटी का, रिलायबिलिटी का, और ये किस चीज का है, सफिशियंसी। दिस इज अबाउट क्वालिटी, दिस इज अबाउट साइज, एडिक्वेट, सक्षम, पर्याप्त, परिपूर्ण, या एविडेंस। विथ रिस्पेक्ट टू वाउचर्स, डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशंस आर असर्शंस। आगे जाके लिखेंगे यही लोग, अभी नहीं दिए। फिर सेकेंड पॉइंट क्या दिया, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इंटरनल कंट्रोल। चलो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो आपको पता है किस तरीके से आप चीजें रिकॉर्ड कर। अब देखो आपने जो सीखा है वो आपको ही मालूम है कि प्रैक्टिकली आपको यूज नहीं, बराबर, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपका बेस फॉर्म करता है। यू डोंट गेट स्केर्ड अबाउट अरे ये क्या लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, नो व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर, बराबर। पर्सनल अकाउंट किसी का नाम पे दिया गया तो आप समझते हो
कि अगर इसका डेबिट बैलेंस दिख रहा है मतलब ये अपना डेटर है, इसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है मतलब अपना क्या है। तुम सॉफ्टवेयर मेरे को कोई भी दिखाओ ना, सॉफ्टवेयर मेरे को सिखाने को आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन अंदर का एलिमेंट आपको मेरे को नहीं सिखाना पड़ेगा, मेरे को पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट पता है, बराबर। इंटरनल कंट्रोल याद है, मैं आपको बता रहा था, फिर अपन थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल में चले गए थे गाड़ी वगैरह के। इंटरनल कंट्रोल पैरामीटर्स, आप क्या बोलते हो ऑडिटर को कि सब बराबर है, तो ऑडिटर बोलते हैं कैसा बराबर है, तो आप बोलते हो कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में ना हमने ना चेकिंग्स बिठाए हैं, समझ रहे हो क्या। जैसा आम भाषा में समझो तो क्वालिटी चेक, आम भाषा में बोले तो क्या, क्वालिटी चेक। यानी अगर इस प्रोडक्ट में इसी स्टेज पे डिफेक्ट निकल गया मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, इसको फाइनल स्टेज तक जाने नहीं दूंगा। जब आप डीमार्ट में जाते हो तो आपने कभी नोटिस किया रहेगा कि आज तक आप इतनी सारी चीजें खरीद के लाए, कभी आपको कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट मिला। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो सकता है शुरू के दिनों में हुआ रहे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। एक नॉर्मल दुकान पे जाते हैं किराने वाले पे, कई बार ऐसा हो जाता है अपन जाके झगड़ा करते हैं कि भाई तू एक्सपायर प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये लोग इतना बड़ा स्टोर मैनेज कर रहे हैं, कल्याण में 2-3 है, बराबर, डोंबिवली में 2 है, मतलब हर एक सिटी में एक एक तो बना रखा है, तो प्रोडक्ट एक्सपायर कैसा, दैट इज अ, यानी बंदे ट्रॉली लेकर आते, एक्सपायरी बैच डाल इसमें, लेके चल, फ्रेश बैच बिठा, उसमें भी क्या होता है, मैंने खरीदना है तो मैं रेक के पहले ऑर्डर की चीज आखिरी वाली, क्योंकि मेरे को मालूम है सबसे ऊपर क्या बिठा है, एक्सपायरी वाला, मतलब जो 1-2 महीने में जाने वाला है, वो सीक्वेंस है, उनको उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो जल्दी एक्सपायर हो रहा है वो बैच बाहर रखो, पब्लिक वही उठाएगी, बराबर। फिर भी नहीं जा रहा है तो वही लॉट को रखो, 1-1.5 हफ्ता बच गया तो फिर इसको निकाल दो, डू इट स्क्रैप। ये है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का फायदा क्या है, डिससेटिस्फैक्शन, बराबर। आप एज अ कस्टमर चिढ़ते नहीं हो, तो उनको वो चीज समझ में आता है कि भाई कस्टमर को डिससेटिस्फाइड प्रोडक्ट नहीं बेचने का अपने को, यानी अगर अपना कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है तो कस्टमर कभी भी तकलीफ में नहीं आएगा। तो ये इसको डीमार्ट की दुनिया में कहा जाता है ऑपरेशनल लॉजिस्टिक, लोग इसके लिए एमबीए वगैरह करते, एमबीए इन ऑपरेशंस। ये आपका ऑपरेशन, यहां पे आप कंपनी के बिठाए गए कंट्रोल्स को एनालाइज करते हो। वो बोलेगा कि देखो मैंने ये सिस्टम डिजाइन किया जिससे यहां पे मिस्टेक रहेगा तो डिटेक्ट कर लेगा, आई विल run the system, I will make entry and I will check whether the system is able to detect the fraud or. Now the system can be automated or can be manual, पूरा कहानी है, इतिहास है, मतलब ये पॉइंट पे ही अपन 3-4 घंटे बात कर सकते हैं। अभी ऑटोमेटेड और मैनुअल शॉर्ट में निपटाते हैं इसको। ऑटोमेटेड बोला मतलब सब सॉफ्टवेयर बेस्ड, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी इंटरफियरेंस होता है। कोडिंग तो आपने ही दिया है, मेरे को एक्सेस नहीं दिया है ना आपने। जैसा मान लो कि आप 5 दोस्त लोग मिलके एक प्लान खरीदते हो नेटफ्लिक्स, 100 रुपए सब निकालेंगे, 100 रुपए में काम होएगा, बराबर। या चलो अभी आप यू आर इन टू द स्टडी, यू थॉट दैट लेट्स बाय अ प्लान ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बराबर, वेयर वी विल वर्क ऑन एक्सेल, वर्ड। एक्सेल बहुत काम आता है, सीखो ही सीखो, मतलब बहुत, मतलब आपको बता नहीं सकता कितना काम, पैसे छापोगे तो एकदम एक्सेल आना ही चाहिए, एकदम भर के आना, फॉर्मूलाज, कोडिंग, मैक्रो सब आना चाहिए उसमें। तो अभी आपने बोला कि चलो अपन एक्सेल सीखेंगे, अकेला एक बंदा खरीदने का बोला भाई 450 रुपये दे रहा है, बाद में पता चला कि फैमिली सब्सक्रिप्शन 6 जन ले सकते हैं, बोला कितने में, तो बोला 700-800, एक बंदे का 150 रुपये। लेकिन जो मेन बंदा है जिसने खरीदा है, एडमिनिस्ट्रेटर तो वही रहेगा ना, बाकी वो बाकी के 5 बंदों को बांट देगा और एक वो खुद 6, लेकिन कंट्रोल उसी के पास है, वो जब चाहे तब आपका कंट्रोल क्या कर सकता है। तो ये भी मेरे को देखने का कि तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम में ओवरराइड पावर किसके पास है, बराबर। यानी एक बार किसी ने एंट्री की तो क्या उसको रीराइट कर सकता है, रीराइट करने का पावर किस किस के पास दिया गया है। यानी अगर ऑटोमेटेड सिस्टम भी है तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन, तो आप पूरा अच्छे तरीके से किसको एनालाइज करते हो, इंटरनल कंट्रोल्स को।
और अगर इंटरनल कंट्रोल्स पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आपका ऑडिट का प्रोसीजर छोड़ कि आधी चीजें पहले से कंपनी ने करके रखी। बाद में दिया है देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे हम कहते हैं बेंच मार्किंग, यानी आपके मन में एक डेविएशन का लेवल है, डिफरेंस का, कि अगर मेरा इंफॉर्मेशन 2% मिसमैच रहा चलेगा, लेकिन 2% से ज्यादा डेविएशन में एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके एक्सेप्टेड लेवल ऑफ रिस्क पे कि आप कितना रिस्क एक्सेप्ट करने को तैयार हो। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट अ लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क देन यू विल नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट एनी डेविएशन। थोड़ा भी फर्क मेरे को चलने वाला, आई नीड एविडेंस, आई नीड 100% मैच। फिर बाद में दिया है, बड़ा पॉइंट दिया है, ये सैंपलिंग से जुड़ा हुआ है, ये वाला एक टर्म मैंने नहीं बताया ना, साइंटिफिक मैनर। क्या होता है कि जितना हम स्मार्ट है उतना कंपनी वाला भी स्मार्ट है। अगर हमें अपॉइंट किया गया है गलती ढूंढने के लिए तो उन्होंने बंदे अपॉइंट कर रखे गलती छुपाने के लिए। जितना हमको येड़ा समझ के अपॉइंट किया कि ऐसा बंदा चाहिए जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकूं, और उनको स्मार्टेस्ट बंदा चाहिए जो दूसरों को मैनिपुलेट कर सके। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? So they will quickly analyze what you will select as a sample. Sample is a sample. Sample एकदम normal. We go for a test. Do they squeeze entire blood from our body? मिठाई के दुकान के पूरा परात खा जाएंगे, बाद में। So what we ask to them? Sample. On the basis of that we decide whether we have to buy it or not. Right? Naturals में क्या बोला, तो डब्बा निकाल के दे दो, खा लेता हूं, फिर बताऊंगा अच्छा लगा तो पैसे दूंगा। सैंपल्स आर सैंपल, राइट? चोजन सैंपल्स। व्हाई दे गिव यू सैंपल फ्रॉम दैट बकेट ओनली? टू क्रिएट अ कॉन्फिडेंस दैट द एंटायर बकेट इज ऑफ सेम क्वालिटी। नाउ व्हेन यू सिलेक्ट अ सैंपल यू शुड बी साइंटिफिक, शुड बी, मतलब आपको खुद नहीं पता हो कि आप किसको सैंपल चूज करने वाले हो, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप किसको सैंपल चूज करो तो उनको भी पता है कि आप किसको, तो आपका दिमाग पढ़ लेंगे और वो लोग बराबर वो सारी चीजें वैसी ही रखेंगे जैसा वो आपको दिखाना चाहते हैं। इसलिए बोला है कि आपका सिलेक्शन और एनालिसिस साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का मतलब होता है इट शुड बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। क्योंकि सब्जेक्टिव मतलब which is depending upon the ideology of a person and it will change from person to person. Objective means it will remain same for everyone. Scientific मतलब हर एक इंफॉर्मेशन को एक बराबर मौका मिला है सिलेक्ट होने का, रिजेक्ट होने का, बराबर। अगर मैं आऊं बोलूं 1 2 3 4 चलो, ये है डेलिबरेट सैंपलिंग। ये क्या है? On what basis you selected 4 people? No basis. But if I gave the chit, random chit in a box, and वो हाउसी जैसा खेलते अपन, और वैसा 4 नंबर उठाया अपन, तो अब कोई भी बंदा कोई भी नंबर उठा सकता था। आपने को तो मालूम नहीं था कौन सा बंदा कौन नंबर उठा रहा है, और वो टेबल पे जो नंबर आया मैच हो गया। तो ये क्या है? अगर 4 हर बंदा उठा सकता था लेकिन एक ही ने 4 उठाया, 2 नंबर एक बंदा उठा सकता था लेकिन एक ही ने उठाया। तो ये जो चीजें हैं इसे कहते हैं साइंटिफिक टेक्निक, जहां पे सिलेक्ट होने वाले को और सिलेक्टर को दोनों को पता नहीं कि क्या सिलेक्ट। तो जितना ये टेक्निक रैंडम रहेगा, अनप्रेडिक्टेड रहेगा, जितना साइंटिफिक रहेगा, रिजल्ट्स और एविडेंस उतने ज्यादा जेन्युइन और करेक्ट मिलते। बाद में बोला है कि जो हमारा ऑडिटर है वो किसी भी तरीके से डायरेक्टर का, कंपनी का रिलेटिव नहीं होना, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। उसका कंपनी में किसी भी प्रकार का पेक्यूनियरी यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अ क्वालिफाइड पर्सन possessing prescribed qualification and certificate of practice. And at the end we have it ensures reliability of
इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ assertions आ गया यहां पे. What is assertion? Written representations made by management and TCWG. Assertions means those who charged with governance. तो ऑडिट क्या करना चाहिए? इंश्योर करना चाहिए कि सारे इंफॉर्मेशन क्या है? रिलायबल है. इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी किस चीज का? ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ. बाकी तो इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए, whether it's a profit making enterprise, non profit making or enterprise, whether it is required by law or not, but it enables the auditor to form the opinion that whether the financial statement showing a true and fair view or not. अब यहां पे हमको दिया हुआ है नेचर ऑफ ऑडिटिंग, यानी जिस चीज को हम आज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं, इस चीज को पहली बार इंस्टीट्यूट ने इश्यू किया था 80s में, बराबर. और उसी वक्त इंस्टीट्यूट कोड का निर्माण किया था AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स. और इस चीज का जो निर्माण किया गया था इसीलिए किया गया था कि ये जो पर्टिकुलर कोड होगा, यानी ये जो ICI का काउंसिल है, ये उसके बाद से क्या बनाएगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का निर्माण करेगा. अगर आपने कंपनीज एक्ट थोड़ा कभी पढ़ा या पढ़े रहोगे तो वहां पे आपने सेक्शन 143 के बारे में सुना. सेक्शन 143 के अंदर दो क्लॉज नहीं सॉरी सब सेक्शन, एक है हमारा सब सेक्शन 9 और दूसरा हमारा सब सेक्शन 10. सेक्शन 143 का सब सेक्शन 10 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी भी प्रकार के ऑडिटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स, जिसे आज हम एसएस कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, को निर्धारित कर सकते या पहले से निर्धारित किए गए एस ए छोटा एस, तो वी आर सेइंग इट एज एसएस. तो ऐसा नहीं हो जाए कि आपके मन में ESSAY चले. तो किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई और बातें निर्धारित कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर. इसके रिकमेंडेशंस के आधार पे ICAI के AASB के रिकमेंडेशंस के आधार पे. लेकिन अब हमारे पास ड्यूअल अथॉरिटीज, जैसे एक तरफ हमारे पास ICAI है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को प्रिस्क्राइब करती है एज अ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो वो रिकमेंडेड होता है ICAI द्वारा, क्योंकि ICAI को इंटरेस्ट किया गया है. ICAI की स्थापना की गई थी अंडर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949. अब सेक्शन 1 हो जाता है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 2 हो जाता है डिफाइनिंग सेक्शन. तो सेक्शन एक्ट को एम्पावर कर रहा है कि वो एक्ट अपने लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी का निर्माण करे, जिस बॉडी को नाम दिया गया है ICAI. और सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 140 के सबसेक्शन में, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 के सबसेक्शन 10 में खुद के लिख रहे हैं कि ICAI द्वारा रिकमेंड किए गए स्टैंडर्ड्स को हम प्रिस्क्राइब करें लोगों को, बराबर. या फिर ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं उसमें कोई बदलाव या एडेंडम लाया गया तो वो भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे इन कंसल्टेशन विद NFRA. जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा गया रहेगा, आफ्टर कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ NFRA. तो हम कंसल्ट भी करें, भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या राय है, फिर तुम रिकमेंडेशन दो. तुम्हारे रिकमेंडेशन को हम क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे और उसके बाद प्रिस्क्राइब करेंगे. अब इसके बाद आता है आपके लिए सबसे पहले वाला सबसेक्शन 9. मैं IASB की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं AASB की बात कर रहा हूं जो अपने इंडिया का है. उसके बाद अपन जाएंगे इंटरनेशनल.
फिर उसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 9। वो क्या कहता है कि कोई भी ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है तो उसे सारे के सारे एसएस को फॉलो कर, और अगर ऑडिट परफॉर्म करते वक्त वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड या आईसीआई के इशू एसएस को फॉलो नहीं कर पाता, इशूड एसएस को फॉलो नहीं कर पाता है, तो उसे वो वजह बताना है कि ऐसा क्या हुआ कि उस ऑडिट के दौरान वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म नहीं कर पाया, ऑडिट कंडक्ट करते वक्त वो एसएस से हटके उसे ऑडिट करना पड़ा। और अगर आप एक ठोस वजह नहीं प्रेजेंट कर पाते हो कि आपने ऑडिट करते वक्त एसएस को फॉलो क्यों नहीं किया, तो ये आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दिए गए रूल्स पैरा 9 के हिसाब से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा जाता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो चाहे हमारे एसेज हो या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट हो या रिव्यू एंगेजमेंट हो या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हो, तो इन सारी चीजों को बनाने का काम किसका है? आईसीआई का। इसके लिए जो काउंसिल उन्होंने फॉर्म किया हमारे कंट्री में वो क्या है? यस, एएसबी। अब इसी चीज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। रीजन क्या है? तो आप जानते हो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू। वाई? बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना देश के लिए ग्लोबलाइजेशन, वाई ग्लोबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज वी आर अ कैपिटल स्कार्स नेशन। कैपिटल स्कार्स नेशन, हमारे पास पैसे का अभाव है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इंसान की आमदनी कम है, बराबर। आमदनी इतनी ज्यादा कम है कि बाहर के लोगों का चाय हमारा लग्जरी हो, स्टारबक्स, बराबर। लोग एक बार गलती से कॉफी पीने चले जाते तो 100 फोटो खींच। वहां पे भाई कॉफी है $3 की मिल रही है, $3 हो गए 240 रुपए। आपके और मेरे तो 240 रुपए हजम नहीं। अरे वहीं जाके पी लो तुम, अगर तुमको बोल देगा $9 की कॉफी है, हाँ कसम, मतलब 800 रुपया मांग रहा है, नहीं पी पाएंगे। वहां पे क्या लिखा रहता है? कॉफी जस्ट फॉर $9। उन्हें एक नोट निकालनी है, दे देनी, और ₹1 छुट्टा भी छोड़ देना, बनाना केक ले लेना, बराबर। एक हाथ में केक, हाथ में कॉफी, चल दिए काम। अपने इधर लोग बैठ जाते हैं, आपने क्यों ना रखी। ये डिफरेंस अपने यहाँ पे टेबल ऑफ इनकम बहुत कम है, और इनकम कम होने की वजह से क्या होता है? अपने इनकम का मेजर प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे चला जाता है, सेविंग्स के लिए हिस्सा कम बचता है। या तो तुम फोर्स्ड सेविंग करो। फोर्स सेविंग का मतलब क्या होता है? आप आपका लाइफ में जो डालने का क्या सेक्रीफाइस कर, बेसिक ड्रीम्स भी, तब जाके आप सेविंग्स कर पाओगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि आप एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जियो और सेविंग भी करो, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी आर अ लो इनकम नेशन, बिकॉज वी आर अ लो इनकम नेशन। तो एज द लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तब जब तक सेविंग्स नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा, एडिशनल कैपिटल फॉर्म नहीं होगा। तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी वांट अ इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम अदर कंट्रीज, so we want to attract FDI. So I want that companies from other countries should come to my country. What is necessary for? अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहाँ पे आओ, रहो, तो मेरे को आपको एक कंडीशन यानी स्टेबल इन्वायरमेंट दे। यानी आपको आने के बाद ऐसा नहीं हो जाए कि तकलीफ हो गया, सब चीज अलग है। मेरे को आपके लिए एक पूरा वातावरण क्रिएट। गुजरात में दारू का रिस्ट्रिक्शन हटा गया, कहां से? गिफ्ट सिटी। क्यों गिफ्ट सिटी से हटाया? क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा हब बन रहा है। वहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ओपन होंगे, वहां पे ऐसी कंपनियों का निर्माण होगा जो इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए बनेंगी। तो आपके सारे के सारे क्लाइंट्स जो होंगे वो भी, बराबर। तो मोस्ट ऑफ देम विल कंज्यूम लिकर, or they will require a liquor as a one of the part in their parties.
So even though the Gujarat is a dry state, but the part of the gift city will not be a dry state. Posing is not banned in Gujarat. It's not banned in the part of Gujarat. आर्थिक और राजनीतिक दोनों मुद्दा है. हर कोई चाहता है कि बिजनेस तो साफ साफ लिखा है फॉर दी कन्वीनियंस एंड प्लेजर ऑफ द इन्वेस्टर्स. उन्होंने आर्टिकल में भी इन्वेस्टर्स तो सेलिंग ऑफ द alcohol will not be allowed, but serving of the alcohol will be allowed. Means there will be no wine shops, but one is allowed to open the restaurants and all premium plus and luxury hotels. अब ये क्या पैसा छापने का बड़ा बड़ा होटल वाले लोग किधर जाके अपना ब्रांच डालेंगे? गिफ्ट सिटी, टैक्स आगे जी दारू के और आधा गुजरात का पार्टी यानी गारंटीड रिटर्न है कि एंटायर गुजरात इज ड्राई. एक ही जगह नदी बह रही है. चलो तो दिस इज अ very hardcore move to direct the funds and it will attract people. People will definitely attracted. It will in a day you will see like an industrial hub become the tourist spot. अर्ली इसमें सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहेगा मालूम है? गुजरात का जो बॉर्डर है ना, थोड़ा महाराष्ट्र से थोड़ा उधर दमन दीव शेयर करता है, मजबूत वाला राजस्थान शेयर. उनकी क्यों जल गई? Earlier they used to go to these states. Right now. मतलब जो भी रेट रहे, लेकिन अभी कैसा है? मतलब हो सकता है, लेकिन कैसा है? ट्रैवल, रेसिडेंस कॉस्ट. अभी वो लोग क्या देखेगा कि अपना स्टेट के अंदर ही. तो अब इसकी वजह से क्या होगा ना, दे विल फेच ग्रेटर इनकम. मतलब अभी ये समझो जमीन कितना महंगा. होटल वाले लोग मुंह मांगा कीमत देंगे. ऑनलाइन में आश्चर्य Why it was banned in Gujarat? टॉलरेंस का लेवल पार हो गया. तो गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा. क्यों? गुटखा अपने इधर बैन है, टॉलरेंस का पार हो गया. अभी भी लोग खाते हैं, अभी भी हर जगह अपन देखते थूका हुआ. लेकिन आप सोचो कि आफ्टर बैन दिस इज द हाइट. तो व्हाट वाज व्हेन देयर वाज नो बैन? व्हेन वी यूज्ड टू गो टू प्ले क्रिकेट, तो मैदान में ना गुटके के ना पैच उड़ते रहते थे, ऐसा हवा आएगा. वही उठा के हिंदी इंग्लिश हुआ गुटखा भी. हमारे इधर एक प्लेयर था, लंगड़ा बोलते थे हम लोग, एक ही पैर का था. ऑलरेडी यू आर फिजिकली चैलेंज, बराबर. एंड ही यूज्ड टू हैव फोर गुटकाज एट अ टाइम. उसको फाड़ेगा, चारों गुटका खाएगा, फिर जाएगा बैटिंग को. ही डाइड इन द हार्डली ही वाज लाइक 38-39 और वो मर गया कैंसर से बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग गुटखा. 4 गुटके का पैकेट एक साथ खाने का, पूरा उसका पूरा इसोफेगस सब खराब. और बड़ी बात क्या, खा के इतना आदत हो गई थी, चल जाते थे. एंड दे कांट ईट द एक्सपेंसिव थिंग. हो सकता है गुटके में कुछ महंगा गुटका आता रहे, वो लोग एकदम सस्ता वाला खाते थे तो उनके बजट में बैठे. हालांकि महंगा खाओ सस्ता खाओ है तो सेम नहीं. उस जमाने में जैसा हमारे एक ट्यूशन टीचर थे, तो इट वाज लाइक पढ़ाते अच्छे थे मतलब क्या दबा के मारते थे. तो दहशत ऐसी कि मतलब आंसर याद करके ही जाने का नहीं, हार्ड दूर इधर. और पेरेंट्स का कैसा था, तो मारने का मार, बस मार्क्स आना चाहिए. तो सर वाज लाइक ठीक है. तो एकदम सर एकदम संजू बाबा स्टाइल में आते थे, शर्ट खुला रहता था, थोड़ा सा ऐसा मजनू भाई स्टाइल में तो थोड़ा टेढ़े रहते थे. एंड दरवाजा कौन, हाँ, तो एट दैट टाइम इट वाज लाइक अ कॉमन कल्चर था. कोई ऐसा बुरा भी नहीं मानता था, इतना खाते थे लोग. मतलब आज तो ऐसा हो जाए कि मान लो कि एक लेक्चर में नहीं गुटखा खा के लेना, आप बेहोश हो जाओगे, इतनी खुशबू आएगी फिर हिल जाना है ना. आपके सामने कोई बंदा बैठ के बात करे, गुटखा खा ले, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक 15-20 मिनट के बाद ना आपको वोमिटिंग जैसा लगने लगेगा, तो पूरा सेंट आपका सिर पकड़ ले. तो अपने इधर कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया था
स्पेशली टोबैको कैंसर बिकॉज ऑफ गुटखा बैंड। कंजम्पशन बहुत हाई था गुजरात में लीकर का, बिहार में अल्कोहल का कंजम्पशन हाई नहीं था, गरीबी है भाई। लेकिन त्रास क्या था, वासेपुर नहीं भाई क्राइम किया, पब्लिक टाइट हो गई, जोश आ गया, चलो लूट डकैती, तो ये सब चीज की वजह से उसको ड्राई स्टेट बना। गुजरात में क्राइम वॉज नॉट द इशू बट एक्सेसिव कंजम्पशन वॉज द इशू, so because of that they banned it and now the doors are open, so they know that not every people, rich people will come, we will make the ambience for them। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है, you must also plan for a gift, buy a land on lease, but it will be 100% profitable business in less than a year, and this will lead to a origination of a new marvelous business in gift। बनेंगे वहां पे शादी के मॉल, एकदम लग्जरियस होटल जहां पे मैरिजेस फंक्शन और सेरेमनी होगी। दिस इज व्हाट वी से इकोनॉमिक बिजनेस। मग देखा, यानी अब दबा के पैसा कमाएंगे। चलो तो अभी हम लोग को इंटरनेशनल चीज पढ़ाई जा रही है, डोमेस्टिक का बिल्कुल नहीं दिया यहाँ पे। नेचर ऑफ ऑडिटिंग, तो अब वो जो हमने डिस्कस किया तो आपको समझा था। अब ये हम लोग नेशनल लेवल पे यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे। ऑडिटिंग हैज जनरली बीन एसोसिएटेड विथ, हाँ मैं वही सोचा कि हम लोग गिफ्ट सिटी का बात क्यों करें। तो ये IAASB जो दिख रहा है आपको, वी आर सिंक्रोनाइजिंग आवर AASB विथ IAASB। एज आई सेड, they made the environment very conducive to the people who will come from abroad because they don't want restrictions, right? So government lifted the restriction in that particular place. So when they will come here, we want our legal structure, tax structure, and you can say it as a modus operandi, way of operating the things should be very familiar and common to their country। इसलिए अपन कंपनी लॉ 2013 लाए, उसको और एक बार चेंज करने वाले। अपन टैक्स स्ट्रक्चर्स में GST लेकर आए, तो आप जितना ज्यादा कॉमन टैक्स रेजिम रखोगे, कॉमन लीगल रेजिम रखोगे, कॉमन ऑडिट स्टैंडर्ड्स रखोगे, कंपनी को कंप्लायंस में उतना कम से बराबर। तो हम चाहते हैं कि हमारा ऑडिट स्टैंडर्ड्स क्या हो, इंटरनेशनल। इसके दो फायदे, बाहर वाले इंडिया में आके तकलीफ में नहीं, और अपन पूरे ग्लोबल में किधर भी जाके काम कर सकते, तो ये दोनों विन विन सिचुएशन होता है। हाँ, द इंटरनेशनल Auditing and Assurance Standard Board opined that the objective of an audit, मतलब ओपिनियन वर्ड से वो डिराइव किया वो लोगों ने। The objective of an audit of financial statement is to enable the auditor to express an opinion whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with the identified FRF, that is Financial Reporting Framework। सिमिलरली मौज मत बोल, बस नाम स्पेलिंग याद रखना। डिफाइंड ऑडिटिंग, एम तो बोली ना, तो वी विल से टी इज साइलेंट बट एम भी साइलेंट है, ये अभी पता चला, बट वी विल से मौज डिफाइंड ऑडिटिंग एज बीइंग कंसर्न विद द वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा with determining the accuracy and reliability of accounting statements and reports। फिर वापस से यहां पे बोला है कि ऊपर दिए गए डेफिनेशन में हमको क्या पढ़ने को मिला है, तो ऊपर दिए गए डेफिनेशन में हमको बोला गया है कि यहां पे हम क्या करते हैं, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन का प्रॉपर वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते हैं। जो एविडेंस मिलता है उस एविडेंस को हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट, बराबर। और ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशंस को जाते हैं, एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशंस भी लेते हैं। फिर आगे हम ICAI के वापस से इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे जो आपने पहले पढ़ा था। However, development in last few decades have extended the scope of auditing. Auditing today is no longer concerned only with the financial accounting,
रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं, रिपोर्टिंग्स प्रॉपर किए हैं या नहीं, जिसको हम कहते हैं कंप्लायंस वर्क, जिसके लिए कौन अपॉइंट होता है, सीएस। कॉस्टिंग रिकॉर्ड, जिसके लिए आप लोग अपॉइंट होते हैं। ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस के लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स अपॉइंट होते हैं। Therefore, a more comprehensive definition is required to be described modern auditing. ICICI has defined auditing as, तो इससे पहले भी हमने ये पढ़ा था। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ICI का डेफिनेशन पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। So they have written it for one more time. So we are going directly to this. Aaron, Zelder and Paisley. According to them, auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence, means similarity, familiarity between the information and established. तो यहां पे इनके डेफिनेशन में क्या बोला गया, द इंफॉर्मेशन अंडर ऑडिट नीड नॉट नेसेसरली बी अ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हाउएवर इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन अ वेरीफाइबल फॉर्म, मतलब उसके ऑथेंटिसिटी को हम क्या कर सके, चेक कर सके। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी चीजों को चेक करने का मैनर और तरीका होना चाहिए। कैसा होगा, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। ऑडिटर क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड के साथ साथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मेंटल एटीट्यूड, इसका मतलब होता है कि आप बायस्ड नहीं, बायस्ड का मतलब होता है कि आप इंसान को देख के ऑडिट नहीं करते हो, कंटेंट को देख के ऑडिट करते हो, बराबर। It is thus clear that auditing involves evaluating the relevance, reliability and adequacy of the evidence in support to verifiable information. It is not a process of mechanical comparison of items in the financial statement with the entries in the books of account, nor does it involve a mere mechanical ticking of entries in the books of account with the vouchers or other record. यानी कि बोल रहा है ये काम सॉफ्टवेयर और मशीन के लिए किसकी, it is a process of collection and critical evaluation. Critical evaluation means you have to find answers for all your questions. आप इसको ना सही मान रहे हो ना गलत मान रहे हो, आप आपके मन में जितने भी डाउट है सारे के सारे डाउट क्या कर रहे हो, सॉल्व। हुआ तो सही, नहीं हुआ तो गलत। इट इज एनालिटिकल, इट इज क्रिटिकल, इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिव से याद आया, ऑडिटर इज वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ना काम है गलती, ना काम हीरो, मैं तेरे को घसी, मैं तेरे ऊपर ये चार्ज करूंगा, ना काम है सिर्फ रिपोर्ट बनाने, बराबर। तो बिल्कुल हीरो बनना नहीं है। वी आर नॉट ये ऑडिटर। वी एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, वी फॉर्म एन ओपिनियन, वी गिव, वी डोंट इन्वेस्टिगेट। इंक्वायरी नहीं करते कि चल आ तेरे को आने का बता क्या हुआ था, ठीक है बता रहा है, नहीं बताना, मैं लिख लेगा। मैंने मैनेजमेंट को पूछा, मेरे को वो पार्टी से बात करनी, अपन ये नहीं आएगा मैं कोर्ट वारंट लेकर आएगा, इज नॉट अलाउड। वी आर वॉच डॉग, वी आर नॉट अ ब्लड हाउंड। ये जो वर्ड दिया है इन्वेस्टिगेट, ये पर्सनल, ये इंक्वायरी नहीं, फर्क है दोनों में। देखो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के तौर पे होता है तो वो सब अथॉरिटी वाले करते हैं, सरकारी लोग, पुलिस प्रशासन बल सब रहता है उनके पास। इंसान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्यार मोहब्बत से डरा धमका के सब निकालते, हम सिर्फ बाय रूल चलते हैं। सब चीज पूछेंगे, आप अलाउ करोगे सो आई विल रिपोर्ट कि हाँ सब चेक करने को मिला। अब नहीं अलाउ करोगे, हमारे ऑडिटिंग में रिस्ट्रिक्शन। अब यहां पे दिया अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच का फर्क। व्हाट इज अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन, बराबर, इन अ क्लासिफाइड मैनर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑडिटिंग ये बताता है कि अकाउंटिंग सही तरीके से या
तो आपने ये अकाउंटिंग वाला हिस्सा 11th में और उसके बाद आपने आपके फाउंडेशन में भी पढ़ा था। ये वाला हिस्सा आप अभी आज पढ़, जरा देखो आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है। पोस्टमार्टम लिखा समझेगा ना वो, तो अपन पढ़ कर रहे किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो द लास्ट पॉइंट इज नॉट करेक्ट। ऑडिटर इज नॉट लायबल टू एनीवन, ऑडिटर इज लायबल टू आईसीआई, टू द गवर्नमेंट। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बराबर, कि जो ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है के द्वारा इशू किए गए स्टैंडर्ड्स को हमने फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं क्या होगा? तो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने खुद के कोड ऑफ कंडक्ट्स को तोड़ रहे हैं। कई बार आप ऐसे नहीं फॉलो कर पाते हो तो सर्कमस्टेंसेस वैसे रहते हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ता है। आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है कि आप क्यों फॉलो नहीं कर पाए। अगर वो भी हम नहीं प्रोवाइड कर पाते देन वी विल बी लायबल टू हैव अ पेनल्टी और वॉट एवर द एक्शन दैट लॉ विल प्रिस्क्राइब अगेंस्ट अस। इसलिए वहां पे लिखा है कुड बी हेल्ड लायबल, इट विल नेवर बी हेल्ड लायबल, क्योंकि अपन हमेशा बोलते हैं हमारा जो एश्योरेंस है वो रिजनेबल है। आप हमें एक्सपर्ट मान के हमारे आइडियाज को अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए यूज करो, लेकिन आप हमारे ओपिनियन पे अपना डिसीजन फॉर्म मत करो। आप खुद का भी एनालिसिस करो, या आपको लगता है कि हमारा एनालिसिस सही है या गलत है वो देखना है तो आप एक और एक्सपर्ट अपॉइंट करो, से करवा लो। बट डायरेक्टली आपको हमारे ऊपर भरोसा करने की जरूरत, वो अपन डिस्क्लेमर में दे देते, जैसा पिक्चर आता ना पात्र की सभी घटनाएं, तो वैसे अपन ये नहीं बोलते काल्पनिक, अपन बोलते कि अपने हिसाब से सही है, लेकिन तुम्हारा हिसाब क्या है, तुमको क्या चाहिए, हो सकता है मैंने वो चीज में डाला नहीं हूं। अब यहां पे बोला है कि अकाउंट बनाना लगभग सबके लिए क्या है, कंपलसरी है। जिनके लिए नहीं है वो भी टैक्स फाइल करने के लिए बनाते हैं। ऑडिट सबके लिए कंपलसरी नहीं है। आप अगर एक स्टैट्यूटरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, बराबर, जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायर्ड है, बहुत जन अपने मन से कराते हैं, जैसा अपना मान लो पार्टनरशिप फॉर्म, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कराते क्यों, कल को बैंक से लोन लेंगे तो ऑडिटेड पीएनएल रहेगा ना, फटक से लोन मिल, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। और अकाउंटिंग हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस, और ये एस से, ये जो आपको बोला ना वॉच डॉग ब्लड हाउंड, इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग पढ़ते, ऑडिट तो पढ़ा हमने। एन इन्वेस्टिगेशन में बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ, अच्छा ये इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस ऑफ ये बोला गया, ठीक है, तो ये भी आपको समझ, आप खुद छानबीन कराना चाहते हो, अगर तुम अभी तो फ्री हो थोड़ा बहुत, तो एक पिक्चर देखना अकाउंटेंट, नॉट नेसेसरली रिकमेंडेड बट जस्ट टू सी अ बिट ऑफ द पार्ट। हाँ, द नेम इटसेल्फ इज अकाउंटेंट, but after that you will really enjoy. So it's a bit a action movie, but he is a forensic accountant, पढ़ा लिखा बंदा दिखा है, बहुत कंजर्व और रिजर्व रहता है, किसी से लेना देना नहीं है, बट इट इज लाइक अ एजेंट काइंड ऑफ मूवी। तो उसको एक बंदा अपॉइंट करता है क्योंकि उसको लगता है कि अपना कंपनी में मजबूत झोल है और ये लोग अपने बाप दादा को सबसे एड़ा बना रहे हैं, और हमने इनके ऊपर ट्रस्ट रिलाई किया, इसलिए हमको कभी समझ में नहीं आया। तो सारा का सारा डेटा पूरा कंपनी के ऑफिस ग्लास वॉल्स पे लिख के पूरा अकाउंटिंग का पूरा फ्रॉड निकाल लेते हो। अब ये लोगों ने मालिक को खुश करने के लिए इसको बुलाया रहता है, लेकिन इनको लगता है कि इनका झोल पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते, बट वो पूरा का पूरा झोल निकाल देता है उनका। देन स्टोरी टर्न्स, उसको मारने वहां से अलग हो गया, बट टिल देयर यू विल कम टू नो। सो दैट इज अ ऑडिट टू फॉर्म अ रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड अ फैक्ट, सिर्फ इतना ही फर्क है। इन्वेस्टिगेशन वी कैरी इट फॉर आवरसेल्फ, ऑडिट वी लेट इट टेक प्लेस फॉर अदर्स, मतलब मेरे को जानने का इसमें क्या गड़बड़ है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। दुनिया को बताने का है कि ये सही है, दैट इज ऑडिट। तो यहां पे हम क्या करते हैं,
एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, सम स्पेशल पर्पस। और किस चीज को आपको इन्वेस्टिगेट करना और डिपेंड करता है कि क्या आपको असाइनमेंट दिया है, यानी विथ व्हाट मिशन यू आर इंटरेस्टेड विथ, कि भाई मेरे को ये झोल पकड़ के बताए। स्कोप, तो ऑडिट में पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बराबर। तो बोला है ऑडिट हैज वाइड स्कोप, इट कैन बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिट और इवन इट कैन बी अ private audit, it can be a management audit, it can be a compliance audit, it can be a cost audit, it can be a secretarial audit, it can be an environmental audit, it can be a forensic audit। यहां पे क्या है, जो आपको बोला गया है उतना ही आपको ऑडिट करना है। नहीं, यहां पे स्कोप क्या है, यहां पे क्या था, ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट ट्रूथ एंड फेयरनेस, दिस डिपेंड्स अपॉन पर्पस, कि क्यों इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है। Audit is done according to auditing. Investigations are customized. उसका सिंपल मीनिंग आपको बता रहा हूं, मतलब कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, बराबर। आपको बोला गया, आपको एक मैनेजमेंट लिमिट बता देता है, कुछ भी करना ये चीजें मत करना, फिर आपको जैसे कंडक्ट करने का है आप कर सकते हो। तो वही बोला गया, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, मींस it will not always be by books, it can be beyond books, it will not always be by law, it can be beyond law, but not beyond law as illegal, beyond standards। क्योंकि यहां पे तो आपको टैग किस चीज का नहीं मिल रहा है, ऑडिटर का, आपको टैग किसका मिल रहा है, इन्वेस्टिगेटर का। तो आप थर्ड पार्टी के लिए तो बना नहीं रहे हो, आप बना रहे हो जो बंदे ने अपॉइंट किया है उसके लिए। तो इट कैन बी कस्टमाइज्ड। एविडेंस, तो यहां पे हमारा एविडेंस क्या होना चाहिए, परसुएसिव। परसुएसिव मतलब कन्विंसिंग, क्या होना चाहिए, द ऑडिटर विल इवेल्युएट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रीडोमिनेंटली, मीन्स प्राइमरली, प्राथमिक तौर पे, प्रमुख तौर पे। सबसे पहले अपन ऑडिट एविडेंस को अपना प्राइमरी बेस मानते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है या गलत है। और हमारा एविडेंस क्या होना चाहिए, परसुएसिव, यानी वो सामने वाले को कन्विंस कर सके कि हाँ रिकॉर्ड क्या है, सही है। इधर क्या बोला है, यू नीड अ सब्सटेंशियल एविडेंस, भारी भरकम ठोस सबूत। हिंदी में कहा जाता ना, दिस इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, तो उसका मतलब ये ठोस सबूत नहीं है, ऐसा कुछ लाओ कि हम प्राइमा फेसी बोल सके कि ये गलत है। तो वैसा अपने को ठोस सबूत चाहिए, किधर, इन्वेस्टिगेशन में। या फिर समटाइम कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब उसी के बेसिस पे फैसला लिया जा सके, बराबर। ये इधर सिर्फ क्या, परसुएसिव मतलब कन्विंसिंग, यानी सामने वाले को बोलते ना, तो कुछ भी ढूंढ के ला दे, बस अपन बोल सके कि देखो ये बता रहा है कि ये चीज है। यहां पे अपने को 100% एक्यूरेट प्रूफ, ठोस सबूत चाहिए, समझे ना। सब्सटेंटिव मीन्स व्हाट, ठोस, समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। ऑडिटर इज सस्पिशियस, क्वेश्चन मार्क में रहता है, बराबर, बायस नहीं। देखो आप समझ रहे हो ना, 90% पब्लिक यही कंफ्यूजन में रहती है। स्केप्टिकल मतलब क्या, आपको बंदे पे शक नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन पे शक, बराबर। शक मतलब कैसा, मैं वो पर्सन को नहीं बोलूंगा ये झोलर है, मैं ये मान के चलूंगा कि इसमें गड़बड़ हो सकता है, और मैं कब सेटिस्फाई होगी गड़बड़ नहीं है। मैं आपसे सवाल, आप मेरे को सवाल का क्या दोगे, तो आपको पूरे लाइफ में क्रिटिकल रहना, यू मस्ट बी अ क्रिटिकल थिंकर, एक अच्छा फैसला लेना चाहिए, बराबर। वो तभी आता है जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग। क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, आपका माइंड में बहुत सारा इफ्स है, बहुत सारा बट्स है, नहीं रखने का अंदर, इतना क्वेश्चन आ रहा सब पूछ रहा। उसके बाद अपन क्या करते, कंक्लूसिव डिसीजन पे अपन फाइनली डिसाइड कर पाते कि करने का है या नहीं करने, सही है या गलत है। तो वो जो क्वालिटी होती है ना, वो होती है क्वालिटी एक ऑडिटर की, ऑलवेज बी स्केप्टिकल, मीन्स ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन ऑफ डाउट।
हाउ दिस इज, व्हाई दिस इज, वेयर इट इज, सब पूछेगा। मेरे माइंड में एक भी इफ एंड बट रखने वाला नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, अपन बंदे को ही गुनहगार मान के चलते, दैट इज, तो आप पहले से ही शक लेकर चलते हो। यहां पे अपने को पर्सन पे डाउट नहीं है, अपन इंफॉर्मेशन को डाउट करते, यहां पे अपन बंदे को डाउट करते और बाद में क्लियर होते कि ये गलत है या सही है। बाद में दिया पीरियोडिसिटी, ये तो जिसलिए अपॉइंट किया उसके ऊपर रहेगा, 1 महीने में भी खत्म हो जाए, 1 साल में भी, 2 साल में भी, 4 साल में भी, और ये एवरी अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, दैट इज 1 ईयर। तो देख लो, आपको एक बार समझा ना ये पूरा। तो स्कोप विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर।